ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ये है आपका फ्यूज़। और फ्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा लास्ट वाले सेशन के साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हैं भाई। तो लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर को काफ़ी डिटेल में कवर किया था और जो पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया था भाई सर्किट ब्रेकर को समझने के लिए, वही सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने फ्यूज़ को समझने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न समझा दे रहा हूँ भाई कि हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर को कैसे कवर किया था। सबसे पहले तो हम लोगों ने भाई इंट्रोडक्शन देखा था, है ना। फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर काम कर रहे थे भाई। इंपॉर्टेंट टर्म्स कहने मतलब क्या, जैसे आपका रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, आर्क वोल्टेज क्या होता है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, या फिर कहिए रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है। फिर हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर के लिए भाई रेटिंग देखा था, करंट रेटिंग क्या होता है, एमवी रेटिंग क्या होता है। और फिर हम लोगों ने टाइप्स, तो टाइप्स क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा थ्योरी वाला पोर्शन है ना, तो टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर होता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें रेजिस्टेंस स्विचिंग क्या होता है ना, या फिर कहिए आपका और भी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन किया था भाई यहाँ पे। ओके, तो वही सेम पैटर्न भाई हम लोग यहाँ पे फ्यूज के लिए भी देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे और सबको पता भाई कि फ्यूज क्या है ना, तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम लोग इसमें भी भाई इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स कहने मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा हटा रहा हूँ भाई, ये पेज का हम लोग यहाँ पे नीड नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये जो फ्यूज टॉपिक है इसके अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स मेंशन किया गया है। ओके, फिर आपका टाइप्स ऑफ फ्यूज है, तो टाइप्स ऑफ फ्यूज हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे भाई, क्योंकि पूरा थ्योरी वाला बच्चा वाला ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा लेक्चर। ओके ना, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग समझेंगे। फिर आपका फ्यूज एलिमेंट के बारे में हम लोग को समझना है भाई, है ना। फ्यूज का फिर ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इसको भी देख लेंगे। इसके बाद हम लोग करंट कैरिंग कैपेसिटी, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिखाते चलते हैं। जैसे हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर में भाई हम लोगों ने वेवफॉर्म देखा था ना, है ना। वेवफॉर्म हम लोगों ने समझा था ना भाई, जिसमें आर्क वोल्टेज का दिखाया गया था, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का दिखाया था। उस तरीके से आपका फ्यूज का वेवफॉर्म है, तो ये भी हम लोग समझेंगे। और इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में देखिए क्या क्या है आपका। देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स में करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज क्या होता है, फ्यूजिंग करंट क्या होता है, उसके बाद आपका प्रोस्पेक्टिव करंट क्या होता है, कट ऑफ करंट क्या होता है, ओके, प्री आर्किंग टाइम क्या होता है, आर्किंग टाइम क्या होता है, और टोटल ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है। फिर लास्ट आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो ये सब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। जो टाइप्स है वो आपका सेमेस्टर के हिसाब से पूछा जाता है भाई, है ना, तो उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो आज के सेशन को भाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट वे में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई अभी हम लोग अपने पावर सिस्टम में लास्ट वाले पोर्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं भाई। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन चल रहा है और अभी हम लोग फ्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फ्यूज भी क्या है हम लोग का, ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है भाई, है ना। यानी कहीं पे भी फॉल्ट आएगा तो वहां पे भाई, और फ्यूज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो भाई फ्यूज किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये पहले आप समझ लीजिए। तो हम लोग को पता है भाई फ्यूज जो है आपका I²RT के ऊपर काम करता है, यानी इसको हम लोग जूल्स लॉ बोलते हैं, यानी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। और हम लोग को पता है भाई कि फॉल्ट के दौरान हम लोग का सबसे ज्यादा जो करंट है वही तो, मतलब कहीं भी फॉल्ट आएगा भाई तो करंट ही तो बढ़ता है ना, समझ गए। तो रेटेड करंट से जैसे ही आपका करंट बढ़ेगा, सीधी सी बात है आपका ये हीट बढ़ जाएगा। हीट बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, जो फ्यूज एलिमेंट है, यानी जो पतला सा वायर होता है भाई, है ना, फ्यूज के अंदर, वो एक तरीके से टूट जाता है। तो क्योंकि ये फ्यूज हम लोग का भाई फॉल्ट के दौरान ऑपरेट होगा, तो हम लोगों ने देखा था कि भाई फॉल्ट करंट दो तरीके का है। एक तो भाई जनरेटर का, अगर जनरेटर के जस्ट आउटपुट टर्मिनल पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो कुछ इस तरीके का भाई हम लोग का करंट देखने को मिल रहा था, है ना। तो क्योंकि भाई फ्यूज हम लोग हमेशा लो वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज करते हैं भाई। अगर हम लोग सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सर्किट ब्रेकर हमेशा क्या होता है, हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग कभी भी फ्यूज जो है जनरेटर के आउटपुट टर्मिनल पे थोड़ा ना यूज करेंगे, वहां पे तो सर्किट ब्रेकर यूज होगा। तो इसको हम लोग को भाई यहां से हटाना, इससे अब हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जब भी बात करेंगे तो
इस टाइप के फॉल्ट करंट को देखेंगे भाई, क्योंकि हम लोग का जो फॉल्ट करंट फ्लो होगा सिस्टम में कहीं पे भाई, कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो इस तरीके का आपका ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया भाई, इस तरीके के फॉल्ट करंट के लिए हम लोग अपने फ्यूज को एक तरीके से डिजाइन करेंगे। क्लियर हुआ? अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले सर्किट ब्रेकर पढ़ा है, फिर हम लोग फ्यूज को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले भाई यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना, इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो पहले आपको दिमाग में रखना भाई कि सर्किट ब्रेकर जो है आपका बड़ा भाई है और जो फ्यूज है भाई आपका एक छोटा भाई है, ठीक है, यानी दोनों भाई भाई है ये लोग। ये बड़ा भाई है, बड़ा भी क्यों? क्योंकि भाई ये हाई करंट और हाई वोल्टेज पे एक तरीके से यूज होता है, और ये आपका लो वोल्टेज और लो करंट पे एक तरीके से यूज किया जाता है। लेकिन इसका अपना खुद का कुछ स्पेसिफिकेशन है भाई, है ना, यानी इसके पास खुद का अपना कुछ गुड क्वालिटीज है जो फ्यूज के पास नहीं है। जो फ्यूज के पास गुड क्वालिटी है भाई वो सर्किट ब्रेकर के पास नहीं है। तो अभी देखिए, सबसे पहला है फंक्शन। तो भाई दोनों का काम क्या है? इट परफॉर्म्स बोथ, क्योंकि भाई फ्यूज के अंदर आपका कोई भी रिले नहीं लगा होता है ना। फॉल्ट करंट को सेंस करने के लिए भाई हम लोग रिले ये सब थोड़ा ना यूज कर रहे हैं। ये फ्यूज अपने आप में क्या है, ये दोनों काम कर लेगा, डिटेक्ट भी कर लेगा और फॉल्ट को इंटरप्ट भी कर देगा। लेकिन वही अगर हम लोग सर्किट ब्रेकर की बात करें तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ इंटरप्शन करता है, यानी कॉन्टेक्ट को ओपन कर देगा, है ना। आपको अगर फॉल्ट को डिटेक्ट करना भाई तो सीधी सी बात है, आपको फिर एक अलग डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिले। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन क्या है? कंप्लीटली ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक है भाई, क्योंकि ये खुद सेंस भी कर लेगा फॉल्ट को और फिर आपका इंटरप्ट भी कर देगा। लेकिन वही यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्शन के लिए, फिर ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए आपको एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग रिले बोलते हैं भाई। क्लियर हुआ? तो वही है कि भाई आपको यहाँ पे रिले का रिक्वायरमेंट होगा फॉर ऑटोमेटिक एक्शन के लिए। अब हम लोग ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात करते हैं भाई, तो सीधी सी बात है, इसके लिए भाई ये स्मॉल वोल्टेज और स्मॉल करंट के लिए यूज करते हैं ना। स्मॉल वोल्टेज क्यों? क्योंकि भाई फ्यूज के दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में, है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे फ्यूज दिखाऊं भाई, तो इन दोनों कांटेक्ट के बीच में आपका जो गैपिंग होता है बहुत कम होता है ना। अब देखिए ये फ्यूज है भाई, तो इसमें गैपिंग कितना है? बहुत कम है एक तरीके से। तो अगर हम लोग इसको हाई वोल्टेज पे यूज करेंगे, हाई वोल्टेज मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका? ये हो जाएगा आपका वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। अब जैसे मान लेते हैं दोनों पॉइंट के बीच में आपका कांटेक्ट बहुत ही कम है ना, स्मॉल कांटेक्ट मतलब 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या? डिस्टेंस मेरा बहुत कम है भाई। डिस्टेंस कम है, इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम वोल्टेज पे भी अच्छा खासा इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई इसको हम लोग स्मॉल वोल्टेज पे यूज करेंगे और स्मॉल करंट। वोल्टेज ही कम है तो सीधी सी बात है करंट भी आपका कम ही आएगा भाई। तो वही है कि भाई इसको हम लोग स्मॉल कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं, इसमें आपका वेरी लार्ज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग टाइम की अगर बात करें तो वेरी स्मॉल। अब वेरी स्मॉल क्यों होता है अभी थोड़ा समझाता हूँ भाई। और इसमें क्या होता है? कॉम्परेटिवली लार्ज। अब जैसे हम लोगों ने ऑपरेटिंग टाइम समझा था भाई सर्किट ब्रेकर के अंदर, सबसे पहले हम लोगों ने ये वाले ग्राफ के ऊपर आते भाई, मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले तो भाई आपका सब ट्रांजिएंट पीरियड आएगा। तो सब ट्रांजिएंट पीरियड में क्या होगा? तब तक तो भाई रिले सेंस करेगा, है ना। सेंस करने में ही आपका ये कुछ ना कुछ समय लेगा। ये मान लेता आपका सब ट्रांजिएंट पीरियड है, तो इतना टाइम तो भाई इसने सेंस करने में लगा लिया भाई, फॉल्ट आया। फिर यहां से लेके यहां तक मान लेते भाई आपका ट्रांजिएंट पीरियड है ना। तो इस पीरियड में एक तरीके से आपका सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट ओपन होता है। अब कांटेक्ट ओपन हुआ तो सीधी सी बात है फिर आर्क लगेगा, फिर आर्क को बुझाना पड़ेगा और तब जाकर के भाई आपका एक तरीके से पूरा का पूरा फॉल्ट जो है क्लियर होगा, या फिर ये फॉल्ट करंट जो फ्लो हो रहा था आर्क के माध्यम से वो एक तरीके से इंटरप्ट होगा भाई, है ना। तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है भाई। ओके, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? पूरा ये ऑपरेटिंग टाइम हो गया। लेकिन अगर हम लोग फ्यूज की बात करें भाई, तो फ्यूज में जो ऑपरेटिंग टाइम होता है, सबसे पहले तो इसका टाइम कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, है ना, कुछ इस तरीके का होता है। ऐसा क्यों होता है समझिए। अभी जो मेरे पास फ्यूज था भाई, कहां गया वो? देखिए यहां पे आप देख रहे हैं भाई एक पतला सा वायर लगा हुआ है ना यहाँ पे। ओके, ये पतला सा वायर है इसमें, तो इस वायर का कुछ ना कुछ थर्मल लिमिट होगा ना। थर्मल लिमिट मतलब क्या है कि भाई इतने टेम्परेचर तक ही बर्दाश्त कर सकता है, इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो एक तरीके से मेल्ट हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि भाई
आई स्क्वायर इंटू आर टी, यही क्या है मेरा, हीट है ना। तो एक होता है थर्मल लिमिट भाई, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं थर्मल लिमिट, पेन को थोड़ा पतला करते हैं। थर्मल मतलब हीट भाई, ओके, थर्मल लिमिट। तो हर एक डिवाइस का भाई, फिर चाहे मेटल हो नॉन मेटल हो, सबका क्या होता है, थर्मल लिमिट होता है ना। जैसे इंसान के शरीर का भी क्या है, थर्मल लिमिट है। जैसे आग में अगर आप हाथ रख रहे हैं तो भाई कुछ देर तक आपका हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि उतने देर तक क्या है आपके इस स्किन का या फिर कहीं आपके हाथ का थर्मल लिमिट के अंदर में वहां पे टेम्परेचर। लेकिन आप कंटिन्यू काफी देर तक रखेंगे भाई, सीधी सी बात है, फिर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, तो आपका हाथ जल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बेसिक सा एग्जांपल लेता भाई, इनकैंडेसेंट फिलामेंट लैंप का, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई ये फिलामेंट मेरा क्या हो रहा है, एक तरीके से ग्लो कर रहा है। ग्लो कर रहा है इसका मतलब क्या है भाई, इसमें आई स्क्वायर आर टी हो रहा है ना, हीट हो रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे जितना हीट पैदा हो रहा है इस फिलामेंट के अंदर, उतना ही हीट अगर डिसिपेट हो जाए तो सीधी सी बात है भाई, ये जो फिलामेंट है इसका जो तापमान होगा, यानी जो टेम्परेचर होगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा भाई, क्योंकि जितना हीट निकल रहा है यानी यहाँ पे जनरेट हो रहा है उतना ही निकल जा रहा है। तो यहाँ पे कभी भाई मेल्ट नहीं होता है ये फिलामेंट। लेकिन वही आप इमेजिन कीजिए भाई, जितना हीट यहाँ पे पैदा हो रहा है उससे कम एक तरीके से सराउंडिंग में डिसिपेट हो रहा है। तो सीधी सी बात है, एक ऐसा टाइम आएगा भाई फिलामेंट का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से अधिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो हर एक चीज का एक थर्मल लिमिट होता है भाई, है ना, कि जब तक आप थर्मल लिमिट के अंदर तक हीट रहेगा तब तक वो सेफ रहेगा। अगर थर्मल लिमिट से ऊपर हुआ तो भाई आपका क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि भाई ये मेरा हीटिंग इफेक्ट है और ये मेरा फ्यूज एलिमेंट का थर्मल लिमिट कुछ होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई ये जो फ्यूज वायर है, फ्यूज को हम लोग कुछ ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से दिखा दे रहे और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग का कोई लोड लगा हुआ है, ओके, ये मेरा फ्यूज है। तो भाई ये फ्यूज कब तक हेल्दी रहेगा, जब तक कि इसके थर्मल लिमिट से कम इसमें हीट पैदा हो, है ना, या फिर कहिए इक्वल टू हो। ये जो हीट पैदा हो रहा है भाई वो थर्मल लिमिट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या फिर इक्वल टू होना चाहिए, तब तक ये बना हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही थर्मल लिमिट से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो यहां से आप अगर देखते हैं, यहां से जो भाई आपका जो टाइम है ना, ये टी मतलब क्या, ये टाइम होता है भाई। तो टाइम को देखें तो इसको हम लोग सिंपल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हीट को हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से देखिए टाइम और जो करंट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के ऊपर भी। और क्योंकि भाई यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, लीनियर रिलेशन नहीं बनेगा इनके बीच में, क्या हो जाएगा आपका हाइपरबोला बन जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखें तो ये मान लेते भाई हम लोग का टाइम है और ये मान लेते हम लोग का करंट है। तो भाई जब करंट काफी हाई होगा तो टाइम क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ जाएगा भाई, देखिए टाइम यानी करंट बहुत हाई है, करंट देखिए, करंट यहाँ पे भाई बहुत हाई है, टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, समझ गए, ये इन्फिनिटी को शो करता है भाई इस तरीके से। तो यहाँ पे करंट बहुत हाई है, तो सीधी सी बात है इस पॉइंट पे जो ऑपरेटिंग टाइम होगा यानी मेल्टिंग टाइम जो होगा बहुत कम होगा, क्योंकि ये t इक्वल टू 0 तो भाई ये t इक्वल टू क्या हो, 0 प्लस, ऐसे मान के चल सकते हैं। और वही अगर हम लोग का करंट का वैल्यू बहुत कम है, यहाँ पे देखिए ये करंट का वैल्यू बहुत कम है ना, इतना करंट है भाई, ये करंट है मेरा, तो यहाँ पे आपका टाइम देखना, ऑपरेटिंग टाइम मेरा ज्यादा होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भाई, करंट ज्यादा और टाइम कम लगेगा, करंट कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा भाई। तो इस तरीके का ग्राफ दिखाया गया भाई, है ना, अलग अलग करंट के लिए भाई अलग अलग ग्राफ बना दिए गए हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज ना, बस ये समझिए ये आपका स्टैंडर्ड ग्राफ है कि भाई इनवर्सली रिलेशन होता है। तो अभी हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे, जो पॉइंट मेंशन किया गया था, ये वाला पॉइंट भाई, ऑपरेटिंग टाइम जो है फ्यूज का बहुत कम होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर। क्यों भाई, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगा हुआ है रिले, और रिले को सेंस करने में कुछ समय लगता है भाई। फिर वो रिले क्या करेगा, एक तरीके से आपके सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देता है, क्योंकि ट्रिप कॉइल जो होता है, फिर जो ट्रिप सर्किट है भाई पूरा कम एनर्जाइज हो जाता है, यानी बैटरी से कनेक्ट हो जाता है, तब जाके सर्किट ब्रेकर का प्लंजर एक तरीके से खुलता है या फिर कहिए पीछे हटता है। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं ना, समझ रहे हैं, इसमें भाई ये खुद क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है, और खुद एक तरीके से जैसे इसका थर्मल लिमिट अधिक होगा तुरंत ही फ्यूज हो जाएगा। अब हम लोग को पता है कि भाई जैसे ही ये फ्यूज होगा, ये जो वायर है भाई जैसे ही फ्यूज होगा, देखिए
आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। एक मिनट, देखिए दिख रहा ना, ये फ्यूज वायर है भाई। तो ये जैसे हीट होगा भाई और थर्मल लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ये टूट जाएगा, टूटेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे भी अगेन आर्क लगेगा। जिस तरीके से सर्किट ब्रेकर में आर्क लग रहा था उसी तरीके से यहाँ पे भी आर्क लगेगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका ग्राफ समझते हैं भाई, है ना। ये वाला ग्राफ, तो सबसे पहले भाई मेरे को एक चीज बताइए, ये फ्यूज कब मेल्ट होगा? जब हम लोग का भाई फॉल्ट आएगा, क्योंकि फॉल्ट के दौरान ही क्या होगा, रेटेड करंट से अधिक करंट बहेगा। तो आप देखिए कि भाई ये जो है मेरा, थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, ये मेरा भाई यहां से ऐसे गया ना, ये मेरा फॉल्ट करंट है, देख रहे हैं। क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बिहेवियर दिखाया यहाँ पे, फॉल्ट करंट कैसा होता है। सो अचानक से भाई आपका बढ़ेगा ये, ठीक है। और ये सिमेट्रिकल नहीं होता है भाई, सिमेट्रिकल नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपका क्या है, एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट दोनों है। तो ऊपर में ज्यादा राइज होता है और नीचे में देखिए नीचे में कम गया है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपका ज्यादा राइज हुआ, फिर नीचे में आपका कम गया, इसलिए इसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। बेटर होगा इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखाते हैं। और यही सेम चीज भाई आप किसी भी चैनल पे जाकर के पढ़ लीजिए, सेम ग्राफ को देखिए वहां पे किस तरीके से पढ़ाया गया। ये सब आपको बताएगा ही नहीं कि भाई ये वेवफॉर्म ऐसा क्यों आया, है ना। ये जो वेवफॉर्म दिखाया गया है, ये यहाँ पे वेवफॉर्म ऐसे दब क्यों गया, नीचे क्यों गया, क्यों नहीं, नीचे पूरा नीचे क्यों नहीं गया, जब इस तरीके से आ रहा था तो नीचे क्यों नहीं गया, ये सब कोई नहीं बताएगा भाई आपको। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को भाई डिग्री के हिसाब से लिमिट कर दे रहा ना, भाई मेरे पास ITI का डिग्री है, पॉलिटेक्निक का डिग्री है, तो भाई मेरे को बस उसी हिसाब से पढ़ना है, तो भाई ये सब आप कभी भी सीख नहीं पाइएगा, ओके ना। तो अपने आप को भाई डिग्री के हिसाब से जो है ना, या फिर कहिए सिर्फ और सिर्फ मेरे को जॉब चाहिए, है ना, उस हिसाब से आप पढ़ेंगे भाई तो कभी भी टेक्निकल चीजों को सीख नहीं पाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा भाई कि ये करंट इतना ऊपर उठा और फिर इधर हाफ नेगेटिव साइकिल में इतना ही कम क्यों गया, है ना, पूरा नीचे ऐसे क्यों नहीं गया, ये समझ में आ गया होगा भाई आपको। क्योंकि आपका फॉल्ट करंट का ये नेचर होता है, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया भाई, जब सर्किट ब्रेकर पढ़ाया था उसी से पढ़ाया था मैं, है ना, उसी से हम लोगों ने पढ़ा था भाई। इसमें एसी और डीसी दोनों का होता है। तो ये रेड वाला जो है आपका एसी सिमेट्रिकल है, क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो उसको हम लोग एसी सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट बोलते हैं। लेकिन इसमें जब हम लोग डीसी ऑफसेट या फिर कहिए जो डीसी करंट है, जो ट्रांजिएंट इफेक्ट का रहा, इसको जोड़ते हैं तो इस तरीके का आपका जो ग्रीन कलर से वेवफॉर्म दिखाया है, इस तरीके से आपका बनता है। तो ये तो आपका यहाँ पे दिखाया गया भाई कि फॉल्ट करंट का ये पूरा पूरा वेवफॉर्म। अब देखिए हम लोग को ये पता है भाई कि ये जो फ्यूज है ना, ये जो फ्यूज लगा हुआ है, इस फ्यूज का कुछ रेटेड करंट होगा। रेटेड करंट मान लेते भाई आपका 5 एम्पियर है, ऐसे समझिए, आई रेटेड ये है 5 एम्पियर। तो भाई 5 एम्पियर तक, तो 5 एम्पियर कारण जो आपका हीट पैदा हो रहा होगा I²R × T, है ना, ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा एज कम्पेयर टू उसका थर्मल इफेक्ट के, तो इसमें आपका कभी भी मेल्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर से अधिक होगा, इसका मतलब क्या, अब भाई इसके रेटेड करंट से अधिक हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लिखा ना एसिमेट्रिकल करंट, मतलब फॉल्ट करंट है। अब देखिए जैसे हम लोग का फॉल्ट आया, लिखा ना फॉल्ट अकर्स, यानी ये मेरा टाइम एक्सिस दिखाया गया भाई। तो एट t = 0 इंस्टेंट पे हम लोगों ने बोला, एट t = 0 इंस्टेंट पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया भाई इस तरीके से। तो फॉल्ट आ गया, इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे t = 0 पे आ गया ना, फॉल्ट अकर्स, t = 0 पे फॉल्ट आया। तो फॉल्ट आया इसमें क्या होगा, करंट एकदम अचानक से बढ़ेगा भाई, है ना। तो देखिए ये अचानक से बढ़ा हुआ करंट क्या होगा, इस फ्यूज वायर से होकर के जाएगा, है ना, इसके अंदर से गुजरेगा। तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ तक इस तरीके का मान लेते हैं भाई, ये मेरा क्या है 5 एम्पियर था, ठीक है, 5 एम्पियर था, यानी रेटेड करंट था। थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं यहाँ तक भाई, तो 5 एम्पियर तक तो भाई ये बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि इसका थर्मल लिमिट से कम यहाँ पे हीट पैदा हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप 5 एम्पियर से थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो भाई ये हीट क्या हो जाएगा, ये I²RT जो है ये आपका बड़ा हो जाएगा इसका थर्मल इफेक्ट से, या फिर कहते हैं थर्मल लिमिट से। तो इस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, यानी बीच में टूट जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा हूँ ऐसे, जल गया भाई, है ना, यानी इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे भाई, इस पॉइंट पे क्या हो गया, आपका फ्यूज मेल्ट हो चुका है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं कट ऑफ करंट, या फिर कहिए इस पॉइंट पे क्या हो गया,
फ्यूज एलिमेंट बोलते हैं, फ्यूज वायर लिखे है फ्यूज एलिमेंट, ठीक है ना भाई, टेक्निकल भाषा में एलिमेंट बोलते हैं। फ्यूज एलिमेंट गेट मेल्टेड, यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। मेल्ट हो गया मतलब टूट गया भाई, टूट गया मतलब यहाँ पे अब आर्क लगेगा। अब आर्क को हम लोग थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखाते हैं, ग्रीन से दिखा दे रहा हूँ भाई। यहाँ पे आपका अब आर्क लग गया, ठीक है, इस तरीके का समझिए आर्क लगा हुआ है। अब आर्क लग गया भाई, इसका मतलब क्या कि भाई अभी भी इस आर्क से क्या हो रहा होगा, फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ए पॉइंट पे देखिए, ए पॉइंट पे मेरा फ्यूज मेल्ट हुआ। फ्यूज मेल्ट होते ही अगर आप इस टाइम को देखें, यहां से लेके यहां तक जो टाइम है, यहां से लेके यहां तक मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक जो करंट चढ़ा भाई, इसको क्या बोल रहे हैं, प्री आर्किंग टाइम, मतलब आर्क लगने से पहले भाई, प्री का मतलब तो पहले है ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्री आर्किंग टाइम, मतलब अभी तक क्या है, आर्क नहीं लगा हुआ है। लेकिन इस पॉइंट पे हम लोग का फ्यूज मेल्ट हो चुका है। फ्यूज मेल्ट हो गया, इसका मतलब क्या, अब भाई इसके आगे देखेंगे ना, नहीं यहां से अगर आप यहां तक देखते हैं, ये पूरा पूरा क्या हो जाए, आर्किंग टाइम भाई, यानी इसमें मेरा आर्क लगा हुआ है। क्लियर हुआ, आर्क लग चुका है। और आर्क लग गया है, इसका मतलब कि अभी भी करंट फ्लो हो रहा होगा। लेकिन आप समझिए, जैसे अगर हम लोग एचआरसी फ्यूज की बात करें भाई, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी है ना, तो एचआरसी फ्यूज में क्या होता है, पाउडर फिल किया हुआ रहता है। अगर मैं यहां पे दिखाऊं थोड़ा सा आपको, एक मिनट, अब क्योंकि इसमें आर्क लग रहा है ना भाई, तो आर्क को बुझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट मेथड यूज किया था। एयर ब्लास्ट हो गया, ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, है ना, SF6 गैस सर्किट ब्रेकर हो गया। तो उसी तरीके से आपके पास क्या है, जो आर्क लगा हुआ है उसको बुझाने के लिए डिफरेंट माध्यम है। अब जैसे देखिए, इसमें क्या होता है कि भाई पाउडर फिल किया हुआ रहता है। ये डायग्राम सही नहीं है, ये सब देखिए ना भाई, ये सब क्या HRC फ्यूज है, इसके अंदर क्या पाउडर भरा हुआ रहता है। एक फ्यूज एलिमेंट होता है, देखिए आपके यहाँ पे दिखाया ब्लॉक डायग्राम में, ये क्या है, मेरा वायर है, फ्यूज वायर है, फ्यूज एलिमेंट है ये, ओके। और इधर क्या है, पूरा पाउडर फिल किया हुआ, फिलिंग पाउडर होता है। जैसे इसमें आर्क लगेगा, आर्क लगते ही क्या हो जाएगा, यानी जैसे ही मेल्ट होगा भाई, कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, टूटते ही क्या होगा, इसमें आर्क लगेगा। तो आर्क लगते ही इधर आसपास का जो पाउडर है, वो पूरा पाउडर क्या कर लेगा, इसको ऑक्यूपाई कर लेगा भाई, इस आर्क को बुझा देता है तुरंत, ठीक है। जैसे कहीं पे भी आग लगता है ना, तो आप कैसे एक तरीके से बालू फेंक देते हैं उसके ऊपर, रेत डालना होता है, तो तुरंत बुझ जाता है ना। और फिर उसमें केमिकल रिएक्शन भी होता है भाई, ताकि उस आर्क को और जल्दी बुझा सके। तो आप समझिए कि भाई ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, प्री आर्किंग टाइम है, ये क्या है मेरा आर्किंग टाइम है, यानी इसमें अभी क्या आर्क लगा हुआ, आर्क लगा इसका मतलब क्या कि भाई अभी भी करंट क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। लेकिन देखिए आर्क को हम लोग क्या कर रहे हैं, बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्क मेरा बुझ रहा है, जैसे से मतलब समझिए भाई, आर्क बुझाना मैंने आपको सिखाया था सर्किट ब्रेकर के अंदर भाई, ये वाला चेन सिस्टम समझाया था ना, कि भाई जैसे ही हम लोग का हीट हुआ, I²RT जब बड़ा हुआ थर्मल लिमिट से, यानी जैसे ये फ्यूज वायर समझ लो, आसपास के जो एयर होंगे भाई, वो भी आयोनाइज्ड हो जाएंगे ना। अब जैसे हम लोग HRC फ्यूज ना लेकर के ये वाला फ्यूज लेके चलते हैं, बेसिक वाला जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, है ना, तो इसके बीच में क्या है, आसपास में एयर ही तो है भाई भरा हुआ। तो जैसे ही हीट होगा तो आसपास के एयर को क्या करेगा, आयोनाइज्ड कर देगा, यानी यहाँ पे बहुत सारे आयोन्स आ जाएंगे। और आयोन्स का मतलब क्या भाई, चार्ज, है ना, वो एटम जिनके ऊपर चार्ज होता है। तो अब समझिए, I²RT के कारण, यानी इसके कारण भाई ये जैसी बढ़ा, आयोन्स मेरे बढ़ गए, ठीक है। आयोन्स बढ़ गए इसका मतलब क्या, आपका जो रेजिस्टेंस है घट गया, रेजिस्टेंस घट गया इसका मतलब क्या, कंडक्टिविटी मेरा बढ़ गया, सिग्मा बढ़ गया। और सिग्मा बढ़ गया इसका मतलब क्या कि भाई जो फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा होगा वो और बढ़ जाएगा, यानी फॉल्ट करंट और फ्लो होगा। फॉल्ट करंट यानी आर्क भाई, आर्क करंट आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, आर्क के। तो ये फॉल्ट करंट कारण फिर से क्या होगा, I²RT होगा, यानी फिर से मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो अगेन फिर आपका आयोन्स बढ़ेंगे, फिर आयोन्स और बढ़ेंगे, इसमें रेजिस्टेंस और घटेगा, कंडक्टिविटी। तो ये चेन सिस्टम इस तरह चलते रहेगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे आर्क को अगर बुझाना है, तो आर्क को बुझाने से मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग के साथ जस्ट रिवर्स, यानी हम लोग को यहाँ पे भाई सबसे पहले टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम करेंगे, देखिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम करने से मतलब क्या, इसके कारण आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या, कंडक्टिविटी घट जाएगा। कंडक्टिविटी घट गया इसका मतलब क्या, जो करंट फ्लो हो रहा था, है ना, वो कम हो जाएगा। और करंट कम हो गया इसका मतलब क्या, फॉल्ट करंट कर लेते हैं, इसका मतलब क्या, I²RT, है ना, ये जो हीट पैदा हो रहा था भाई, ये एक तरीके कम हो जाएगा। और ये कम हो गया इसका मतलब क्या, अब फिर से जो इलेक्ट्रॉन थे,
है ना, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए थे भाई वो फिर से क्या होंगे, अपने एटम में जाके घुस जाएंगे, मिल जाएंगे, यानी यहाँ पे डीआयोनाइजेशन होगा, फिर रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या, इधर आसपास के जो आयोन्स है भाई वो कमते चले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि भाई अब आर्क जल्दी से बुझ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। सर्किट ब्रेकर इसलिए भाई पहले पढ़ना होता है, ठीक है। अब सर्किट ब्रेकर अगर आपने स्किप कर दिया तो भाई ये आपको समझ में ही नहीं आएगा यार, तो पहले चेन सिस्टम का फॉलो कीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो करंट अचानक से जो डाउन हुआ ना भाई, किसके चलते डाउन हुआ कि भाई हम लोगों ने आर्क को बहुत जल्दी बुझा दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डाउन होने में है ना, यहाँ तक आर्क लगा हुआ था, यहाँ पे तो आपका ये मेल्ट कर गया ना, यहाँ तक पॉइंट ए पे भाई, पॉइंट ए पे ये टूट गया है, लेकिन अभी भी क्या है इसके अंदर आर्क लगा हुआ है, आर्क के थ्रू क्या हो रहा है, करंट बह रहा है। तो आर्क को अब हम लोग बुझाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मीडियम यूज करेंगे, HRC फ्यूज वाला बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर हुआ। तो आर्क जैसे से बुझाएंगे, यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई आर्क को अचानक से नहीं बुझा सकते हैं, इसमें टाइम लगता है। इस तरीके से पूरा स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो सीधी सी बात भाई, धीरे धीरे क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आर्क का जो रेजिस्टेंस उसको बढ़ा रहे हैं, है ना। आर्क का रेजिस्टेंस जैसे बढ़ेगा वैसे से क्या होगा, करंट मेरा धीरे धीरे कमेगा भाई। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया ना वेव फॉर्म में कि भाई मेरा आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो धीरे धीरे करंट मेरा गिर रहा है इस तरीके से। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि भाई करंट मेरा बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यानी आर्क जो लगा हुआ था वो पूरा वैनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है भाई। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, मेरा आर्किंग टाइम हो गया। अब यहां पे लिख दिया ना, क्या लिखा है, करंट जीरो और आर्क जो है मेरा एक्सटिंग्विश्ड हो चुका है, फिर ये बुझ चुका है। और प्री आर्किंग टाइम से लेकर के आर्किंग टाइम तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल टाइम, है ना, फिर टोटल ऑपरेटिंग टाइम भाई। तो आप यहीं से देख सकते हैं भाई। और वही अगर हम लोग सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सर्किट ब्रेकर भाई बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था ना। सर्किट ब्रेकर में पहले क्या था, सब ट्रांजिएंट पीरियड था इतना, फिर आपका ट्रांजिएंट पीरियड यानी कॉन्टैक्ट ओपन हुआ, कॉन्टैक्ट ओपन है तो आग लगा, है ना, स्पार्किंग या फिर आर्क लग गया, फिर आग को बुझाने में, है ना, तब जाके पूरा इतना टाइम लग जा रहा था भाई। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और कंपेयर करके चल रहा है भाई ताकि आपके दिमाग में लंबे समय तक रहे। ओके, ऐसा कभी फील ना हो भाई कि फ्यूज जो है मेरा अलग चीज है, नहीं भाई, सर्किट ब्रेकर का ही भाई है ये। तो क्लियर हो गया होगा। और ये याद कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 0.002 सेकेंड भाई, और ये कितना होता है 0.1 to 0.2 सेकेंड। सीधी सी बात है, कम समय है ना भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रिप्लेसमेंट की बात करें तो भाई हम लोग जो है हमेशा फ्यूज को क्या करते हैं ना, बैकअप प्रोटेक्शन में यूज करते हैं भाई। बैकअप प्रोटेक्शन का मतलब क्या, एक होता है प्राइमरी प्रोटेक्शन, होता है बैकअप प्रोटेक्शन भाई। तो देखिए हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर में बात किया था भाई कि जो हम लोग का पावर सिस्टम है, तो पावर सिस्टम में उसको थोड़ा सा ठीक है दिखा देते भाई। इधर हम लोग मतलब इसमें बहुत सारे सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, बस बार से इधर भी आपका सर्किट ब्रेकर लगा होगा, फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर दिखा देते हैं, फिर यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेकर, फिर आपका आगे ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होगा, है ना, इधर से दिखा देते हैं ट्रांसमिशन लाइन, फिर इधर आपका सर्किट ब्रेकर, फिर इधर, है ना, इस तरीके समझिए आप। तो इसमें बहुत सारे सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं और हम लोग को पता है भाई कि हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सर्किट ब्रेकर को, यानी इनका करंट रेटिंग या फिर जो एमवी रेटिंग भाई इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि कहीं पे फॉल्ट हो तो सबसे नजदीक वाला सर्किट ब्रेकर क्या हो, उस फॉल्ट को एक तरीके से क्लियर करे। अगर वो किसी कारण नहीं क्लियर कर पा रहा भाई, तो इसके बगल वाला जो सर्किट ब्रेकर होगा, यानी इसके नजदीक में जो सर्किट ब्रेकर होगा भाई, वो एक तरीके से फिर उस फॉल्ट को क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा या फिर ये ब्रेक करने का काम करेगा। तो मान लेते हैं सर्किट ब्रेकर ए है और ये मान लेते हैं सर्किट ब्रेकर बी है। तो किसी कारण से ये मान लेते फेल हो गया, है ना, इसने फॉल्ट को क्लियर नहीं किया, तो भाई तब तक ये क्या करेगा, इसका वेट करता है ना। और जब इसको एहसास हो जाएगा भाई कि इसमें कुछ ना कुछ खराबी हो चुका है, ये फॉल्ट को क्लियर नहीं कर रहा है, तब जाके क्या होगा, ये एक तरीके से उस फॉल्ट को क्लियर करेगा। तो ये मेरा प्राइमरी रिले था, ये सॉरी सर्किट ब्रेकर था, यानी प्राइमरी प्रोटेक्शन था, और ये मेरा बैकअप प्रोटेक्शन था। तो प्राइमरी प्रोटेक्शन भाई हमेशा क्या होता है, कम समय में, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं जो बैकअप प्रोटेक्शन होता है भाई, इसमें हम लोग जानबूझ के डिले डालते हैं कि भाई आपको तब तक वेट करना है कि जब तक ये फॉल्ट को क्लियर ना करे, है ना। तो जितना भी आपका वेटिंग टाइम दिया हुआ, उस टाइम तक अगर इसने फॉल्ट को क्लियर नहीं किया, तब जाकर आपको क्या करना है, एक तरीके से फॉल्ट को क्लियर कर देना है। तो अगर हम लोग फ्यूज की बात करें भाई, तो फ्यूज को हम लोग बैकअप में इसलिए डालते हैं क्योंकि
फ्यूज जो भाई आपका वन टाइम यूज होता है, एक बार आपका वायर मेल्ट हो गया, फ्यूज एलिमेंट मेल्ट हो गया, तो भाई फिर आपको मैनुअली एक तरीके से रिपेयर करना पड़ेगा ना, यहाँ पे जाकर के इस वायर को चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें काफी ज्यादा टाइम टेकन लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है भाई, है ना। तो हम लोग हमेशा प्राइमरी प्रोटेक्शन में किसको रखेंगे, सर्किट ब्रेकर को रखते हैं। जैसे हम लोग घरों में भाई एमसीबी है ना, तो एमसीबी क्या होता है, कभी फॉल्ट आएगा तो एमसीबी पहले गिरता है ना, फ्यूज थोड़ा ना उड़ता है, ठीक है। फ्यूज कब मेल्ट होता है, जब आपका काफी लंबे समय तक एमसीबी, अब जब मानते हैं आपके भाई 32 एम्पियर का आपने करंट रेटिंग वाला एमसीबी लगा दिया, आपके घर वाले 16 एम्पियर का ही लोड लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है एमसीबी थोड़ा ट्रिप करेगा, समझे। तो एमसीबी नहीं ट्रिप हो रहा है इसका मतलब क्या है, तब तक आपका फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज जो है मान लेता आपका 15-16 एम्पियर का आपने लगा रखा है उसी हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग हमेशा बैकअप प्रोटेक्शन में भाई फ्यूज को यूज करते हैं, क्योंकि ये एक बार मतलब होता है ना, बैकअप मतलब क्या है भाई, सारा चीज खत्म हो गया, सबसे हम लोगों ने हार मान लिया, तब जाके बैकअप में हम लोग एक तरीके से फ्यूज को यूज करते हैं। तो वही है कि भाई इसमें सिर्फ वन टाइम यूज होता है, एक बार मेल्ट हो गया फिर से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। वही यहाँ पे अगर हम लोग करें भाई तो सीधी सी बात है, आपका नंबर ऑफ ऑपरेशन यानी, है ना, इसमें वही है नो रिप्लेसमेंट आफ्टर ऑपरेशन। क्लियर हुआ। तो ये तो हम लोग का एक छोटा सा डिफरेंस था भाई। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने फ्यूज को भाई, यहां से हम लोग इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मेन चीज जो है भाई वो हम लोगों ने समझ लिया है, और इंट्रोडक्शन से पहले भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स पे भी बात कर लेते हैं। इतना समझ जाए इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, सबसे पहला करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट। फ्यूज एलिमेंट का मतलब क्या होता है, फ्यूज के अंदर जो लगा हुआ वायर है भाई, पतला वाला जो वायर है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज एलिमेंट। क्लियर हुआ, इसको फ्यूज एलिमेंट बोल रहे हैं हम लोग। तो वही है, इट इज द करंट विच द फ्यूज एलिमेंट कैन नॉर्मली कैरी विदाउट ओवर हीटिंग और मेल्टिंग। सही बात है भाई, रेटेड करंट का मतलब है कि वो हेल्दी करंट जिसपे आपका ये फ्यूज एलिमेंट जो है ना ही ओवर हीट हो, और ओवर हीट हो ही नहीं रहा तो सीधी सी बात है मेल्ट भी नहीं होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर राइज ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द फ्यूज होल्डर, फ्यूज मटेरियल एंड द सराउंडिंग ऑफ द फ्यूज, है ना, इन सब पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है, कि करंट रेटिंग हम लोगों को कितना रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे सराउंडिंग ऑफ द फ्यूज का मतलब क्या है कि भाई मैंने अभी बताना है, जितना हीट पैदा हो रहा है भाई I2R के कारण, उतना ही हीट अगर बाहर निकल जा रहा है, डिसिपेट हो जा रहा है, तो अच्छी बात है। अब कुछ ऐसे भी सराउंडिंग होंगे, जैसे मान लेते हम HRC फ्यूज की बात करें भाई, तो पाउडर से पूरा पूरा फिल हो रखा है ना, तो हो सकता है भाई जितना हीट पैदा हो रहा है उतना वो पाउडर एक तरीके से उस हीट को निकलना ना दे, तो उस हिसाब से हम लोग को फिर करंट क्या है कुछ अलग चूज करना पड़ेगा। तो ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। फ्यूज मटेरियल भी चूज डिपेंड करेगा भाई, जैसे आपने यूज किया है सिल्वर या फिर कहिए कॉपर यूज कर लिया, या फिर कहिए वैसे एलिमेंट को चूज कर लिया जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो फ्यूज ही नहीं होगा ना भाई उस रेटेड करंट पे, तो उस हिसाब से हम लोग को मटेरियल चूज करना है भाई जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। अगला है फ्यूजिंग करंट। तो ये है आपका, इट इज द मिनिमम करंट एट विच द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट्स एंड thus disconnect the circuit protected by it. Obviously its value will be more than the करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एलिमेंट। फ्यूजिंग एलिमेंट होता है क्या है, वो मिनिमम करंट जिस पर आपका फ्यूज मेल्ट हो जाए भाई, तो रेटेड करंट से तो हमेशा बड़ा ही होगा ना, समझिए, रेटेड करंट पे तो भाई आपका मेल्ट होता ही नहीं है, तो रेटेड करंट से अधिक करंट आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजिंग करंट। और ये वो मिनिमम करंट है जिस पे आपका फ्यूज क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है भाई। क्लियर हुआ। आगे बढ़ता है। फॉर अ राउंड वायर द अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूजिंग करंट I एंड द डायमीटर D एक मिनट भाई, हम लोग का नेक्स्ट पेज कहाँ गया, ठीक है, ये हम लोग का सेकंड है ना, तो थर्ड पॉइंट हम लोग को चाहिए। एक मिनट भाई, पेज ओपन करते हैं पहले, यहां पे आई भाई राउंड वायर के लिए आपका जो फ्यूजिंग करंट होता है इसका रिलेशन यहां पे दिया है, ठीक है। I इक्वल टू के कुछ कांस्टेंट है भाई, इसको हम लोग फ्यूज कांस्टेंट बोलते हैं, और आप कह सकते हैं भाई जो I है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है D जहां पे आपका डायमीटर होता है, ठीक है ना, 3/2 कहना मतलब क्या 1.5,
ओके 1.5 याद करना। वेयर के इज अ कांस्टेंट कॉल्ड द फ्यूज कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द मेटल, यानी डिफरेंट डिफरेंट मेटल या फिर कहिए फ्यूज एलिमेंट के मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, सर WH प्रीसी फाउंड द वैल्यू ऑफ के फॉर डिफरेंट मटेरियल एज गिवन इन द टेबल बिलो। तो कॉपर, एल्युमिनियम, टीन, लेड, है ना। तो कॉपर का भाई आपका ये दिया हुआ है इस हिसाब से, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, ऐसे इसका नीड नहीं हम लोग को, आगे बढ़ते हैं, बस ये रिलेशन याद रखना है। फ्यूजिंग करंट जो होता है भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर का पावर 1.5 के ऊपर। अगला है फ्यूजिंग करंट डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर सच एज, फ्यूजिंग करंट किस पे डिपेंड करेगा भाई कि आप किस टाइप के फ्यूज एलिमेंट को यूज कर रहे हैं ना, कॉपर यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ना, अगर आप टीन की बात करें उसका और लो होता है, लेड का देखें, है ना, सबका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है ना भाई, तो उस हिसाब से आपका क्या होगा, हर एक का अलग अलग करंट रेटिंग होगा, और हर एक का अलग अलग करंट रेटिंग इसका मतलब क्या, हर एक का अलग अलग फ्यूजिंग करंट भी होगा। तो ये कि भाई मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगला है लेंथ, द स्मॉलर द लेंथ द ग्रेटर करंट बिकॉज अ शॉर्ट फ्यूज कैन इजिली कंडक्ट अवे ऑल द हीट। देखिए इसने भाई मैंने अभी जस्ट बताया ना, जितना हीट पैदा हो रहा है भाई, है ना, उतना अगर बाहर निकल जा रहा है उतना ही डिसिपेट हो जा रहा है, तो सीधी सी बात है भाई आपका वो फ्यूज जल्दी मेल्ट नहीं होगा, या फिर कहिए वो ज्यादा लंबे समय तक काम करेगा। तो वही लिखा है लेंथ, लिखा ना, द स्मॉलर द लेंथ, जितना छोटा लेंथ होगा, द ग्रेटर द करंट बिकॉज अ शॉर्ट फ्यूज कैन इजिली कंडक्ट अवे ऑल द हीट। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं R इक्वल टू होता है ना भाई डायरेक्टली पर लेंथ के ऊपर एरिया के ऊपर, है ना, तो अगर ये कम होगा तो सीधी सी बात है ये भी कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा सीधी सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा करंट आपका कंडक्ट करेगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, डायमीटर पे डिपेंड करेगा, साइज एंड लोकेशन ऑफ टर्मिनल्स, है ना, अभी जस्ट बता भाई HRC फ्यूज है या फिर कहीं लिक्विड, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है ना, तो उस हिसाब से आपका डिपेंड करेगा। प्रीवियस हिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ, प्रीवियस हिस्ट्री क्या मतलब क्या, कितने बार आपने फ्यूज को एक तरीके से ऑपरेट किया, फिर कितने बार एक तरीके से भाई इसमें फॉल्ट करंट के कारण, यानी जैसे कभी कभी क्या होता है ट्रांजिएंट इफेक्ट भी तो आता है ना भाई, अचानक से करंट बढ़ गया, है ना, कुछ सेकंड के लिए यानी कुछ देर के लिए, तो उसके कारण भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ उसका लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, तो ये सब पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ इनक्लोजर यूज्ड, इनक्लोजर मतलब बाहर वाला जो बॉडी होता है भाई वो। अब आगे बढ़ता है फ्यूजिंग फैक्टर। तो फ्यूजिंग फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है भाई, सीधी सी बात है ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, और फैक्टर मतलब क्या, कंपेयरिंग होता है भाई, जैसे पावर फैक्टर, पावर फैक्टर मतलब क्या है भाई, टोटल एपरेंट पावर का कितना एक्टिव पावर ले रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पे भी है कि भाई नीचे में क्या है, करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज, सीधी सी बात है करंट रेटिंग क्या होता है सर, जैसे मान लें 5 एम्पियर है, ठीक है, और मिनिमम फ्यूजिंग करंट मतलब क्या, वो मिनिमम करंट जिस पे आपका फ्यूज मेल्ट हो जाए, इसका मतलब क्या कि भाई हमेशा मिनिमम फ्यूजिंग करंट क्या होगा, 5 एम्पियर से, यानी रेटेड करंट से क्या होगा, अधिक ही होगा ना भाई, मान लेते 6, इसका मतलब क्या, ये हमेशा क्या होगा, इसका रेशियो जाएगा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तो वही लिखा इट इज ऑलवेज मोर देन 1। द स्मॉलर द फ्यूजिंग फैक्टर, अब जितना कम फ्यूजिंग फैक्टर होगा भाई, फ्यूजिंग फैक्टर का कम वैल्यू कब होगा, सबसे कम क्या हो सकता है बताइए, देखिए ना क्या है, द स्मॉलर द फ्यूजिंग फैक्टर द ग्रेटर इज द डिफिकल्टी इन अवॉइडिंग, देखिए डिटोराइजेशन, ठीक है, डिटोरिएशन है भाई, तो डिटोरिएशन का मतलब होता है भाई सीधी सी बात है, जैसे अगर आप मशीन के अंदर भाई, मशीन के अंदर आपने आर्मेचर रिएक्शन पढ़ा होगा डीसी मशीन में खासकर, तो डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन कारण क्या होता है, जो वेवफॉर्म होता है ना आपका, जैसे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बनता है भाई इसमें एमएमएफ का, तो ये डिस्टर्ब हो जाता है भाई, कुछ इस तरीके का बन जाता है वहां पे, कुछ इस तरीके का आपका डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो डिटोरिएशन का मतलब होता है भाई, जैसे आपका जो फ्यूज एलिमेंट है, तो फ्यूज एलिमेंट को अगर आप जूम करके देखेंगे भाई, तो उसके अंदर क्या होंगे, जैसे इस तरीके समझिए भाई, ये मेरा फ्यूज एलिमेंट है, तो डिटोरिएशन का मतलब होता है ऊपर वाला सरफेस क्या हो रहा है एक तरीके से, जैसे अगर आप भाई अपने घर को मेंटेन नहीं करते हैं, तो बारिश के कारण, धूप के कारण, है ना, आंधी तूफान के कारण क्या होता है, आपका जो कलर है या फिर कहीं जो ईंट ये सब लगा हुआ है, क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है ना, तो उसी को हम लोग डिटोरिएशन बोलते हैं भाई। तो ये कि भाई अवॉइडिंग डिटोरिएशन ड्यू टू ओवर हीटिंग एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का भाई त्यागना, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे भी निकल रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी निकल रहा है इसका मतलब क्या कि भाई जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो एटम आयोन्स बन गया होगा, और जैसे वो आयोन्स बना तो आयोन्स फिर सॉलिड का हिस्सा नहीं रहता भाई, यानी जैसे मान लेते हैं ये एल्युमिनियम का मान लेते हैं फ्यूजिंग एलिमेंट, यानी फ्यूज एलिमेंट है भाई, या फिर फ्यूज वायर, अब इसमें बिलियंस ट्रिलियंस एटम होंगे एल्युमिनियम के, और सारे घर आपस में बंद करके ये पूरा पूरा ढांचा बना होगा। अब मान लेते हैं
यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, एक दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं भाई। तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे वो एटम फिर यहाँ से यानी सॉलिड का हिस्सा नहीं रहता, वो बाहर निकल जाता है, ठीक ना। यानी जैसे मान लेते हैं Al+2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया तो ये एटम क्या हो जाता है, यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा। और ये सब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर पढ़ते हैं भाई, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये सब करते थे, याद होगा अगर आपको तो। क्लियर हुआ? तो फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये गलने लगेगा भाई। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भाई आप देखिएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है ना, ये धीरे धीरे पूरा रड गल के पतला हो जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में कैसा होता है, ऐसा रहता है नया में ऐसा, लेकिन कुछ समय के बाद आपका ये ऐसे गल जाएगा और इधर वाला जो रड होता है इस पर भाई लेयर चढ़ जाता है, नहीं मोटा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिटोरिएशन। क्लियर हुआ? तो वही है, फॉर अ सेमी क्लोज्ड और रिवायरेबल फ्यूज विच एम्प्लॉय, ये सब फालतू जी लिखा भाई, ये सब कोई मतलब नहीं, बस ये समझिए डिटोरिएशन का मतलब क्या होता है, बाकी इसका यूज नहीं हम लोग को, है ना। सेमेस्टर थोड़ा चल रहा है कि ये सब आपको लिखने के लिए आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज समझा भाई। सबसे पहला हो गया रेटेड करंट क्या होता है, दूसरा है फ्यूजिंग करंट क्या होता है, और तीसरा था आपका फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोस्पेक्टिव करंट। तो इसका फिगर दिखाया गया है, फिगर है 20.20, तो मेरे ख्याल से यही वाला फिगर होगा। यही भाई, इसमें कहाँ दिखाया है प्रोस्पेक्टिव करंट। ओके, आगे आते हैं पहले। शो हाउ AC करंट इज कट ऑफ बाय अ फ्यूज। ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया। द फॉल्ट करंट वुड नॉर्मली हैव अ वेरी लार्ज फर्स्ट लूप। ठीक है, यानी फर्स्ट जो लूप है, यानी फर्स्ट जो साइकिल बनता है फॉल्ट करंट का, तो काफी बड़ा होता है ना, ऐसे लार्ज जाता है। बट इट एक्चुअली जनरेट सफिशिएंट एनर्जी टू मेल्ट द फ्यूजेबल एलिमेंट वेल बिफोर द पीक ऑफ द फर्स्ट लूप रीच। यानी मैक्सिमम करंट पे आने से पहले ही, मैक्सिमम करंट पे आने से पहले, ये मेरा मैक्सिमम है ना भाई इसका, तो मैक्सिमम करंट आने से भाई सिर्फ और सिर्फ यहीं तक गया करंट, है ना, इतना ही करंट फ्लो हुआ। इसी करंट पे क्या हो रहा है आपका, ये फ्यूज मेल्ट हो जा रहा है। ठीक है, यही चीज लिख रहा है भाई कि मैक्सिमम करंट जाने से पहले हम लोग क्या हो रहा है, इतना एक्सेस हीट पैदा हो जा रहा है कि भाई आपका वायर जो है एक तरीके से मेल्ट हो जा रहा है। द RMS वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लूप ऑफ फॉल्ट करंट इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव करंट। यानी फर्स्ट लूप का जो भी आपका RMS वैल्यू आएगा भाई, उसको हम लोग प्रोस्पेक्टिव करंट बोलते हैं। देयरफॉर प्रोस्पेक्टिव करंट कैन बी डिफाइंड अंडर इट इज द RMS वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लूप ऑफ फॉल्ट करंट obtained if the fuse is replaced by an ordinary conductor of negligible resistance। तो क्लियर हो गया होगा भाई। और RMS वैल्यू सब कैसे निकालते हैं भाई, सब हम लोग अभी SSC JEE PYQ में जो चल रहा है हम लोग का, है ना, उसमें हम लोग ऑलरेडी बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर रूट लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बस ये समझना है प्रोस्पेक्टिव करंट क्या होता है। तो फर्स्ट साइकिल जो है आपका, उसका जो भी मैक्सिमम मतलब जो भी आपका RMS वैल्यू होगा उसी को हम लोग प्रोस्पेक्टिव करंट बोलते हैं। आगे देखिए कट ऑफ करंट, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कट ऑफ करंट। अभी जस्ट हम देखा यहाँ पे, है ना, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है, इसे बोलो कट ऑफ करंट। ये वो मैक्सिमम करंट है, या फिर करंट का मैक्सिमम वैल्यू है जिस पे आपका फ्यूज क्या हो जा रहा है, मेल्ट हो जा रहा है। तो ये लिखा हुआ है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉल्ट करंट एक्चुअली रीच्ड बिफोर द फ्यूज मेल्ट। On the occurrence of a fault, the fault current has a very large first loop, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, due to a fair degree of asymmetry। ठीक है, समझ रखा हम लोगों ने। The heat generated is sufficient to melt the fuse element well before the peak of the first loop। सही है ना। अभी जस्ट पॉइंट A दिखाया था, the current corresponding to point A is the cut off current। यानी A पॉइंट पे जो भी हम लोग का करंट का वैल्यू होगा भाई, वही हम लोग क्या है, कट ऑफ करंट है। फिर इसी करंट पे हम लोग का फ्यूज क्या हो रहा है, एक तरीके से मेल्ट हो जा रहा है। अब ये भी भाई किस चीज पे डिपेंड करता है, तो पहला है करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। सीधी सी बात है भाई, रेटिंग क्या है ना, ज्यादा रेटिंग होगा करंट का यानी फ्यूज एलिमेंट का, तो भाई और थोड़ा ऊपर जाएगा फॉल्ट करंट, तब जाकर मेल्ट होगा। कम होगा तो भाई पहले ही और नीचे ही हो जाएगा। वैल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव करंट, यानी प्रोस्पेक्टिव करंट मतलब क्या, जो फॉल्ट करंट का जो फर्स्ट साइकिल जो RMS वैल्यू है वो, तो RMS वैल्यू क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा, है ना। क्योंकि भाई मतलब ये दोनों एक ही चीज है ना भाई, RMS वैल्यू अगर इसका ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या, सीधी सी बात है ज्यादा ऊपर तक ये जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसिमेट्रिक ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। एसिमेट्रिक मतलब इसमें DC ट्रांजिएंट देखने के बाद जो आ रहा है आपका, तो ये जो है ना भाई, ये सब ऑलरेडी सब सर्किट ब्रेकर में पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा भाई, ये सब नहीं समझ में आएगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट
आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ फ्यूज एक्शन इज द ब्रेकिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर बिफोर द फॉल्ट करंट रीचेस इट्स फर्स्ट पीक। यानी सर्किट ब्रेकर के साथ कंपेयर कर रहा भाई। सर्किट ब्रेकर में क्या था कि भाई आपका जो है 1 से 1.5 साइकिल, ये जो सब ट्रांजिएंट पीरियड भाई, तो 1 से 1.5 साइकिल तो ये पूरा का पूरा करंट रिले के सर्किट ब्रेकर के अंदर से ही पास हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि भाई इतना समय तो आपका रिले ही ले रहा था सेंस करने के लिए कि भाई फॉल्ट आया या नहीं आया। तो इतना हैवी करंट तो भाई सर्किट ब्रेकर को झेलना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, है ना, इतना करंट ही झेलेगा। लेकिन आप देखिए कि फ्यूज में आपका भाई यहां पे जस्ट अपोजिट हो रहा है कि भाई फ्यूज में क्या हो रहा है, वो करंट को झेल ही नहीं रहा है उतने 1 से 1.5 साइकिल से मतलब ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कितना, इतना ही करंट पे, जब जैसे इतना ही करंट मैक्सिमम हुआ है ना, इतना ही करंट जब फ्लो हुआ भाई मेल्ट कर गया, है ना, यहाँ पे मेल्ट हुआ ना, यहीं पे मेल्ट हो चुका है आपका, ठीक है। जबकि आपका फॉल्ट करंट तो भाई बहुत अभी ऊपर और जाएगा ये, तो ये this gives the fuse a great advantage over a circuit breaker since the most severe thermal and electromagnetic effect of a short circuit current which occur at the peak value of the prospective current are not experienced with the fuse। यानी फ्यूज क्योंकि भाई इसी पॉइंट पे मेल्ट हो जा रहा है, तो ये जो हायर है ना, इसमें मैक्सिमम वैल्यू भाई फॉल्ट करंट का, इस पे अगर आप देखते हैं, अगर मान लो इस पे अगर फ्यूज होता है, जैसे सर्किट ब्रेकर को तो झेलना पड़ रहा है ना, ये उसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, तो इसके अंदर हम लोग को भाई ये सब इफेक्ट देखिए यहाँ पे क्या क्या है, मोस्ट सीवियर थर्मल इफेक्ट, ये सब हम लोग देखने से बच जा रहे हैं, झेलने से बच जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये भी हम लोग देखने से बच जा रहे हैं भाई, है ना। देयरफॉर द सर्किट प्रोटेक्टेड बाय फ्यूज कैन बी डिजाइन टू विथस्टैंड मैक्सिमम करंट इक्वल टू द कट ऑफ वैल्यू। यानी अब हम लोग फ्यूज एलिमेंट जो भी डिजाइन करेंगे, हम लोग इसी करंट के हिसाब से डिजाइन करेंगे भाई, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप सर्किट ब्रेकर डिजाइन करेंगे तो सर्किट ब्रेकर जो कांटेक्ट होगा वो भाई ये जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट है इसके हिसाब से हम लोग को डिजाइन करना पड़ेगा। और क्योंकि करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है तो सीधी सी बात भाई आपको वहां पे जो इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट का, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होना चाहिए सर्किट ब्रेकर के लिए, नहीं तो फिर वो तो मेल्ट कर जाएगा ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टंगस्टन का एलॉय यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि टंगस्टन का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन फ्यूज में ऐसा नहीं भाई, फ्यूज में आपका काफी ज्यादा पैसा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यही क्या है, कट ऑफ करंट जो भी होगा उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपने फ्यूज एलिमेंट का वायर डिसाइड करेंगे। Therefore, the circuit protected by fuse can be designed to withstand maximum current equal to the cut-off value current. This consideration together with the relative cheapness of the fuse है ना, allow much saving in the cost। वही चीज भाई, मटेरियल आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी हिसाब से डिसाइड करना है, तो कम खर्चा लगेगा आपको। लेकिन सर्किट ब्रेकर में भाई क्योंकि अब आप टंगस्टन खरीद के लाएंगे, टंगस्टन एलॉय है ना, तो काफी महंगा पड़ेगा, तो ये थोड़ा सस्ता हो जाता है भाई हम लोग के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्री आर्किंग टाइम अभी जस्ट बता दिया भाई, इट इज द टाइम बिटवीन द, ठीक है, प्रारंभ, इसका मतलब प्रारंभ होना भाई, ठीक है ना, ऑफ फॉल्ट, यानी जिस पॉइंट से फॉल्ट स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से फॉल्ट स्टार्ट हुआ जहां पे आपका ये मेल्ट हुआ, वहां तक के टाइम को, यानी अभी तक तो आर्क नहीं लगा ना, अभी तक तो करंट बह ही रहा था फ्यूज एलिमेंट से, तो यहां से लेके यहां तक, यानी ये जो टाइम पीरियड होगा इसको हम लोग बोलते हैं प्री आर्किंग टाइम। इसी को डिटेल में दिखा दिया भाई। देखिए, व्हेन अ फॉल्ट अकर द फॉल्ट करंट राइज रैपिडली एंड जनरेट हीट इन द फ्यूज एलिमेंट। As the fault current reaches the cutoff value, the fuse element melts and an arc is initiated। यानी इस पॉइंट पे क्या होगा, आर्क लगेगा। The time from start of the fault, यानी t equal to 0 इंस्टेंट से लेके इस पॉइंट तक, है ना, the arc is initiated, यानी आर्क फॉल्ट आने से लेकर के आर्क लगने तक का जो टाइम होता है प्री आर्किंग टाइम बोलते हैं भाई, और ये होता है आपका 0.001 सेकेंड। आर्किंग टाइम ये हम लोग ऑलरेडी समझ लिया भाई। अब हम लोग पढ़ते हैं टोटल ऑपरेटिंग टाइम। तो टोटल ऑपरेटिंग टाइम हम लोग पता है, इट इज द सम ऑफ प्री आर्किंग टाइम एंड द आर्किंग टाइम। क्लियर हुआ ना, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब है ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या, इट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट ऑफ द मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिव करंट दैट अ फ्यूज कैन डील विथ एट अ रेटेड सर्विस वोल्टेज। देखिए भाई, इट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिव करंट दैट अ फ्यूज कैन डील। मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिव करंट मतलब समझ रहे हैं ना, प्रोस्पेक्टिव करंट क्या है भाई, कि जो फॉल्ट करंट का जो फर्स्ट साइकिल आया है ना, उसका अगर आप आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको हम लोग प्रोस्पेक्टिव करंट, ठीक है। तो उसी हिसाब से समझिए ना, ब्रेकिंग करंट आप क्या समझ सकते हैं भाई, जिस पे आपका ये फ्यूज क्या हो रहा है, एक तरीके से ब्रेक कर रहा है ना, जिस करंट पे आपका ये ब्रेक करेगा उसको हम ब्रेकिंग करंट बोल रहे हैं, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे।
तो ये हो गया हम लोग का इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम लोग ऐसा टाइप्स ऑफ फ्यूज है भाई, जैसे लो वोल्टेज फ्यूज और हाई वोल्टेज फ्यूज। तो टाइप्स हम लोग को मतलब नहीं, हम लोग के लिए यही मेन चीज था, मेन आपका भाई ग्राफ था, ठीक है। और जो हम लोगों ने कंपेयरिंग किया है ना, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और सर्किट ब्रेकर और फ्यूज के बीच में जो कंपेयरिंग किया वो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग भाई आते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। तो फर्स्ट पेज, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज का डेफिनेशन है, अ फ्यूज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ मेटल इंसर्टेड इन अ सर्किट, और हमेशा सीरीज में लगता है भाई, ठीक है ना, ये हमेशा सीरीज में लगेगा। और अगर आपके पास सीरीज में लगेगा और हमेशा ये जो पॉजिटिव वायर होता है ना, उसमें लगता है, लाइव वायर में लगाया जाता है भाई इसको। द फ्यूज एलिमेंट इज जनरली मेड अप ऑफ मटेरियल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, याद रखना लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई कंडक्टिविटी एंड लीस्ट ठीक है, डिटोरिएशन, ओके, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जस्ट समझाया भाई, इलेक्ट्रॉन का, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है भाई, तो उसके कारण वो एटम क्या होगा, फिर वो सॉलिड का पार्ट नहीं रहता, वो बाहर टूट के नीचे गिर जाता है। क्लियर हुआ? तो ये ऑक्सीडेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, उस तरीके से चूज करेंगे। और सबसे बेस्ट होता है सिल्वर भाई, सिल्वर में आपका जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्लियर हुआ? एज कम्पेयर टू टीन हो गया, लेड हो गया, है ना, क्योंकि भाई टाइम के साथ साथ अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या, टाइम के साथ साथ आपको जो फ्यूज एलिमेंट है वो खराब हो जाए ना भाई, पतला होते चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। आगे, इट इज इंसर्टेड इन सीरीज, हमेशा सीरीज में लगाते हैं भाई। ये तो हो गया, नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं। है ना, सीरीज में लगाया जाता है इन अ सर्किट टू बी प्रोटेक्टेड अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। द फ्यूज एलिमेंट इज एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से नीचे काम करेगा। Therefore, it carries the normal current without overheating. However, when a short circuit or overload occurs, the current, overload का मतलब होता है भाई कि आपका overload का मतलब क्या है भाई, जैसे मान लेते हैं बल्ब को जलाने के लिए, फिर हीटर जलाने के लिए, फिर मोटर चलाने के लिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ वायर यूज किया होगा ना भाई, समझ रहे हैं। अब वायर का थिकनेस होगा कुछ ना कुछ। अब मान लेते मोटर जला रहे आप, है ना, और ये मान लेते भाई हम लोग का सोर्स है। तो ओवरलोड का मतलब क्या है कि भाई ये जो वायर जो है ना, ये वायर का थिकनेस मान लेते आपने कम रखा हुआ है और मोटर का पावर रेटिंग आपने बढ़ा रखा है, तो सीधी सी बात यहाँ से जो करंट बहेगा वो करंट क्या हो जाएगा, इस थिकनेस के हिसाब से ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है भाई तुरंत मेल्ट हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं ओवरलोड। या फिर कहिए आपने भाई मोटर पैल लगा रहा है 100 वाट का, या फिर कहिए 1000 वाट का, अब आपने लगा दिया 1500 वाट, तो 1500 वाट के हिसाब से वायर थोड़ी ना एक तरीके से उस करंट को झेल पाएगा भाई, तुरंत मेल्ट हो जाएगा, तो बोलते हैं ओवरलोड कंडीशन, है ना। तो ओवरलोड कंडीशन में भी क्या होगा, करंट मेरा रेटेड करंट से अधिक होता है। तो भाई अब ये जो भी आपका फ्यूज का रेटेड करंट है उससे अधिक हो जाएगा फ्यूज वायर के अंदर करंट, है ना, तो I² R लॉस बढ़ जाएगा, उसके कारण आपका एक तरीके से ब्लो आउट हो जाएगा, यानी डिस्कनेक्ट हो जाएगा भाई। और टाइम वर्सेस करंट का कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ जस्ट समझ लिया हम लोगों ने। अब एडवांटेज की बात करते हैं, क्या क्या एडवांटेज है भाई। तो सबसे सस्ता है, सस्ता क्यों है भाई, अभी जस्ट समझा दिया, सर्किट ब्रेकर से कंपेयर करके भी हम लोगों ने समझ लिया है ना। इट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल, क्योंकि इसमें रिले ये सब नहीं चाहिए हम लोग को, है ना, अपने आप में भाई ये ऑटोमेटिक है। अगला है इट रिक्वायर नो मेंटेनेंस, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट ये सब नहीं है। सर्किट ब्रेकर में क्या था, मूविंग पार्ट होता है भाई, और जहाँ पे भी जितना ज़्यादा मूविंग पार्ट होगा उतना ज़्यादा आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इट्स ऑपरेशन इज इनहेरेंटली कंप्लीटली ऑटोमेटिक, है ना, ये ऑटोमेटिक है भाई। लेकिन वही सर्किट ब्रेकर देखे तो वहाँ पे हम लोग को इक्विपमेंट यानी ऑटोमेटिक एक्शन के लिए क्या करना पड़ रहा है, रिले लगाना पड़ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आगे इट कैन ब्रेक हैवी शॉर्ट सर्किट करंट विदाउट नॉइज और स्मोक, है ना, बिना कोई नॉइज, क्योंकि भाई इसमें कोई मूविंग पॉइंट ही नहीं है ना। आगे है स्मॉलर साइज ऑफ द फ्यूज एलिमेंट इम्पोज अ करंट लिमिटिंग इफेक्ट अंडर। देखिए भाई ये करंट लिमिटिंग का भी काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो अभी जो हम लोगों ने वेवफॉर्म देखा, जैसे हम लोगों ने रिएक्टर के बारे में पढ़ा था भाई, तो रिएक्टर क्या करता है, करंट लिमिटिंग का काम करता है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो भाई आपका कुछ इस तरीके का फॉल्ट करंट था, है ना, इस तरीके का फॉल्ट करंट आ रहा है, तो भाई आप देखिए कि आपके सिस्टम में, है ना, अगर फ्यूज लगा, इसका मतलब क्या, फ्यूज करंट इसी पॉइंट पे, ये मान लो पॉइंट ए जिसे हम लोग कट ऑफ करंट बोल रहे हैं, नहीं सिर्फ और सिर्फ इतना ही करंट एक तरीके से बहा भाई, और उसका फिर क्या हो गया, एक तरीके से जीरो हो चुका है, यानी ये जो मैक्सिमम करंट है, इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है भाई, उसको तो एक तरीके से ये सिस्टम में फ्लो ही होने नहीं दिया ना।
ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे भाई कि ये करंट लिमिटिंग का भी काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। द टाइम इनवर्स करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्यूज इज सुटेबल फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन मतलब क्या कि भाई रेटेड करंट से अगर अधिक करंट एक तरीके से फ्लो हो जाएगा। ओवर मतलब नाम में छुपा ना, ओवर करंट मतलब जो भी आपका सिस्टम का रेटेड करंट है उससे अधिक आएगा तो सीधी सी बात है उतना ही कम समय में क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स है, करंट ज्यादा होगा तो टाइम कम लेता है। तो और है ना, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम टाइम ऑफ ऑपरेशन कैन बी मेड मच शॉर्टर देन विद द सर्किट ब्रेकर। अभी जैसे हम लोग समझिए इसका जो ऑपरेशन ऑफ टाइम होता है कम होता है एज कम्पेयर टू सर्किट ब्रेकर। अगला है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है भाई कि बार बार आपका वायर चेंज करना पड़ेगा, है ना, बार बार आपको आदमी भेजना पड़ेगा, भाई रात में अगर फ्यूज मेल्ट हो रहा है तो भाई रात में जाना पड़ेगा। अगला है ऑन हैवी शॉर्ट सर्किट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन फ्यूजेस इन सीरीज कैन नॉट बी ऑब्टेन अनलेस देयर इज अ सफिशिएंट डिफरेंस इन द साइज ऑफ द फ्यूज कंसेंट। इसका क्या मतलब हो समझिए भाई। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है। तो भेदभाव का मतलब क्या, जैसे हम लोग सर्किट ब्रेकर को देखें भाई, तो सर्किट ब्रेकर में हम लोग को पता है कि भाई हम लोग का यहाँ पे यानी अल्टरनेटर के पास जो सर्किट ब्रेकर लगा होगा इसका सबसे ज्यादा एमवीए रेटिंग होता है भाई, या फिर कहिए सबसे ज्यादा ये हैवी करंट रेटिंग वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉल्ट होगा ना तो यहाँ पे मैक्सिमम फॉल्ट करंट बहता है। तो हम लोग को सर्किट ब्रेकर उसी हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। या फिर आप कह सकते हैं भाई कि अगर इसका मैं इक्विवेलेंट पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम बनाऊं तो भाई इसमें इंपेडेंस जो है सिर्फ और सिर्फ जनरेटर का ही तो आएगा ना, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन तो है नहीं भाई, ये बस बार पे ही फॉल्ट आ चुका है, समझे। तो यहाँ पे देखिए इंपेडेंस बहुत कम है ना, फिर रिएक्टेंस बहुत कम है, और हम लोग को पता है कि आई इक्वल टू क्या, शॉर्ट सर्किट करंट क्या हो जाए, जो भी आपका सिस्टम का वोल्टेज है पावर यूनिट में डिवाइडेड बाय जो भी आपका इंपेडेंस होगा पावर यूनिट में। क्लियर हुआ। तो इंपेडेंस ही मेरा बहुत कम है तो करंट मेरा बहुत लार्ज होगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पे सबसे हैवी करंट रेटिंग वाला सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ता है। तो अभी आते हैं, आगे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर, फिर हम लोग का यहाँ मान लो ट्रांसफार्मर लगा हुआ भाई, और यहाँ मान लेते हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन गया हुआ। तो कहने मतलब क्या है ना, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है भाई, सर्किट ब्रेकर को पता होता है कि भाई मतलब सर्किट ब्रेकर भाई डिफरेंट फॉल्ट करंट के लेवल के हिसाब से ये डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं, यानी इन लोग अपने आप में पता कर लेते हैं भाई कि मेरे को ऑपरेट होना है या फिर इसको ऑपरेट होना है, ठीक है, या फिर कहीं यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर लगा है इसको ऑपरेट होना है, ठीक है ना, अपने हिसाब से, क्योंकि सबका क्या अलग अलग करंट रेटिंग होता है, अलग अलग करंट रेटिंग के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे रिले लगा होगा भाई, रिले का भी करंट रेटिंग अलग अलग होगा, तो उस हिसाब से ये सेंस करके सर्किट ब्रेकर को क्या करेगा, ऑपरेशन के लिए रेडी करेगा या फिर ऑपरेशन करवाएगा। लेकिन अगर आपका भाई मान लेते हैं मल्टीपल फ्यूज लगे हुए सीरीज में, क्योंकि अभी जो हम लोग दिखाया यहाँ पे पावर सिस्टम में सब सीरीज में ही तो है ना, और ये 3 फेज होता है पूरा, तो तीनों फेजेस में इस तरीके से लगे होंगे। अब भाई मान लेते हैं यहाँ पे फ्यूज लगा देते हैं आप, इस तरीके एक फ्यूज लगा दिया आपने, है ना, अब यहाँ पे एक फ्यूज लगा दिया, इधर ट्रांसफार्मर लगा दिया इस तरीके का, तो भाई अब यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना, मतलब अब जैसे फॉल्ट आएगा भाई तो ये फ्यूज ब्लो होगा या फिर कहिए ये वाला फ्यूज ब्लो होगा, है ना, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ से फ्लो होगा। अब मान लेते हैं अगर भाई दोनों सेम रेटिंग का करंट लगा रखा आपने, तो हो सकता है भाई इसको फ्यूज यानी इसको एक तरीके से ब्लो आउट होना हो, लेकिन भाई उससे पहले ये ब्लो आउट हो जाए, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है भाई कि गलती यहाँ पे हुआ है, यानी यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, लेकिन भाई ऑपरेट ये हो जा रहा है ना, ये इस तरीके का आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर यहीं से फ्यूज एक तरीके से ऑपरेट हो गया, इसमें तो क्या, इधर मान लो बस बार से और भी हम लोगों ने कुछ लोड लगा रखा होगा, है ना, इधर मान लेते हैं लोड लगा हो भाई, तो सीधी सी बात है अगर ये इसको फ्यूज होना होता है ना, इसको फ्यूज करना है, लेकिन भाई ये फ्यूज हो गया तो क्या पूरा सिस्टम एक तरीके से यहाँ से कट आउट हो जाएगा, नहीं पूरा पावर शट डाउन हो जाएगा भाई इधर जो भी है ना। तो इस तरीके का भाई प्रॉब्लम देखने को मिलता है, मतलब फील करने वाला चीज है ना, इसमें आप कैसे एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर पाइए कि भाई तुमको ऑपरेट होना है, इसको ऑपरेट अभी नहीं होना है, फिर इसको ऑपरेट होना है, इसको ऑपरेट नहीं होना है ना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोग के लिए। आगे देखें, द करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्यूज कैन नॉट ऑलवेज बी कोरिलेटेड विद दैट ऑफ द प्रोटेक्टेड apparatus। मैंने आपको बताया था भाई, अगेन इसमें आ जाइए, हम लोगों ने देखा था कि भाई हम लोग एक प्राइमरी प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन लेकर के चलते हैं, है ना। तो अगर कोई सर्किट ब्रेकर मान लेते हैं यहाँ पे फॉल्ट आया तो इसको ऑपरेट होना था लेकिन ये ऑपरेट नहीं हुआ, तो इसका जो भी बैकअप होगा, मान लेते हैं बैकअप है, तो ये फिर यानी जब तक ये ऑपरेट नहीं हो रहा तब तक ये वेट करेगा, जो भी आपका यहाँ पे टाइम डिले डाला होगा। टाइम डिले मतलब कि इतना देर तक वेट करना ही करना है आपको। अगर इतना देर तक ये आगे वाला सर्किट ब्रेकर फॉल्ट क्लियर नहीं कर रहा तब जाके एक तरीके से आपको भाई फॉल्ट को क्लियर करना है, नहीं बैकअप में लगा हो भाई, क्लियर हुआ, तब तक ये वेट करेगा।
लेकिन क्या आप यहाँ पे यानी फ्यूज के केस में इस तरीके से कर सकते हैं टाइम डिले या फिर टाइम का डिस्क्रिमिनेशन? नहीं भाई, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे फॉल्ट है, इसको करना था भाई, है ना। तो अगर ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, तब तक ये वेट करेगा। मान लेते भाई जब तक ये ऑपरेट होना है तब तक भाई उससे पहले यही एक तरीके से मेल्ट हो गया, है ना। तो ये टाइम डिस्क्रिमिनेशन का भाई यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलता है। तो सब कुछ डिसएडवांटेज है भाई इसका। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते भाई, है ना। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इज टू कैरी द नॉर्मल करंट विदाउट ओवरहीटिंग, बट व्हेन द करंट एक्सीड इट्स नॉर्मल वैल्यू इट रैपिडली हीट्स अप टू मेल्टिंग पॉइंट एंड डिस्कनेक्ट द सर्किट प्रोटेक्टेड बाय इट। सीधी सी बात है, अभी जस्ट हमने समझा भाई। अब यहाँ पे लिखा है ना, द फ्यूज एलिमेंट शुड हैव द फॉलोइंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, है ना, टू परफॉर्म दिस फंक्शन। पहला है लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ पे टीन और लेड यूज कर सकते हैं या फिर कई दोनों का कॉम्बिनेशन यानी एलॉय यूज कर सकते हैं। उसके बाद हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए भाई, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है भाई कि लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग पास ये दो एलिमेंट है, टीन हो गया, लेड हो गया। हाई कंडक्टिविटी के लिए भाई हम लोग पास दो एलिमेंट है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। और फ्री फ्रॉम डिटोरिएशन, है ना। यहाँ भाई स्पेलिंग पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है, डिटोरियो, ओके, जो भी है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू ऑक्सीडेशन, एग्जांपल सिल्वर, है ना। बताया था मैंने सिल्वर भाई एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता जल्दी भाई, ठीक है ना। और मेटल है तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा, इसलिए ऑक्सीडेशन सिल्वर में नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं भाई। और लो कॉस्ट की बात करें तो लेड हो गया, टीन हो गया, कॉपर, ये सब सिल्वर सस्ता है एज कम्पेयर टू सिल्वर के मुकाबले। तो देख रहे हैं हर एक एलिमेंट का अलग अलग प्रॉपर्टी भाई, है ना। मेल्टिंग पॉइंट लो चाहिए तो भाई टीन और लेड, आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। हाई कंडक्टिविटी चाहिए तो भाई आपको सिल्वर या फिर कॉपर यूज करना पड़ेगा। अगर आप ऑक्सीडेशन ये सब नहीं चाहते तो भाई सिल्वर यूज करना पड़ेगा, है ना। लो कॉस्ट चाहिए तो भाई ये यूज करना पड़ेगा। तो अब भाई मुझे ये सारा का सारा प्रॉपर्टी चाहिए ना, मेरे को तो सारा का सारा प्रॉपर्टी चाहिए भाई। लो मेल्टिंग पॉइंट भी चाहिए, हाई कंडक्टिविटी भी चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन भी चाहिए, लो कॉस्ट भी चाहिए। तो सीधी सी बात है यार कि अब हम लोग यहाँ पे जैसे मान लो सिर्फ टीन यूज करता तो टीन का तो भाई सिर्फ लो मेल्टिंग पॉइंट मिलता है, कंडक्टिविटी अच्छा नहीं मिलता, है ना, ये सब नहीं मिलता। सिर्फ लेड यूज करते हैं तो भाई सीधी सी बात है सिर्फ और सिर्फ आपको लो मेल्टिंग पॉइंट मिलता है ना। तो अब हम लोग को भाई पूरा का पूरा अगर चाहिए, ये पूरा प्रॉपर्टी चाहिए अगर, तो भाई हम लोग क्या करना पड़ेगा, एलॉय यूज करना पड़ेगा। तो वही लिखा, The above discussion reveals that no material possesses all the characteristic, है ना। किसी भी एक मटेरियल में सारे गुण नहीं है या फिर सारे क्वालिटीज नहीं है। फॉर इंस्टेंट लेड हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, लेड के पास लो मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन भाई इसके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई है ना, क्योंकि इसका कंडक्टिविटी पुअर है भाई, ठीक है। और इसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा। सिमिलरली कॉपर हैज अ हाई कंडक्टिविटी एंड लो कॉस्ट बट ऑक्सीडाइज, मतलब वही है जल्दी से भाई इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाई, है ना। अब कॉम्प्रोमाइज में तो क्या, इसमें अब हम लोग एलॉय यूज करेंगे। तो वही आप फ्यूज एलिमेंट के मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग हमेशा एलॉय यूज करते हैं। जैसे आपका Sn+P भी बोला जाता है, टीन और लेड का भाई, ठीक ना। तो टीन आपका 63% लेंगे तो 37% मेरा क्या होना चाहिए, लेड होना चाहिए। क्लियर हुआ। और किसके लिए यूज करते हैं, अप टू 10 एम्पियर करंट के लिए टीन और एलॉय का, है ना, यानी टीन और लेड का एलॉय। फॉर लार्ज करंट के लिए भाई हम लोग कॉपर और सिल्वर एक तरीके से यूज करते हैं। It is usual practice to tin the copper to protect it from oxidation, ठीक है। तो ये सब आपका थ्योरी दिया हुआ है। और अब हम लोग यहाँ पे देखिए भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है ना। द प्रेजेंट टेंड टू यूज सिल्वर डिस्पाइट इट्स हाई कंडक्टिविटी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब हम लोग ज़्यादातर सिल्वर यूज कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। और सिल्वर हम लोग एक्सपेंसिव होगा, क्यों, तो सिल्वर का कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नहीं होता है भाई, ठीक है, जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं हो। ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होना चाहिए ये भी समझ लीजिए आप, क्योंकि भाई हम लोग को पता है जैसे हम लोग का फ्यूज वायर मेल्ट होगा, तो भाई यहाँ पे मेल्ट हुआ, इसका मतलब क्या, मेल्ट क्यों हुआ, हीट के कारण। तो अच्छा खासा हीट है भाई, जब तक इसके अंदर हीट हो रहा तब तक आसपास के एयर आयोनाइज हो जाएंगे, यानी यहाँ पे ऑलरेडी आयोन्स बने हुए हैं। और जैसे ही मेल्ट हुआ कट ऑफ करंट पे तो भाई यहाँ पे आर्क लग जाएगा, और आर्क लगते क्या होगा, आसपास के एयर को और ज्यादा हीट कर देगा भाई। और ज्यादा हीट होने मतलब यहाँ पे और ज्यादा आयोन्स बनेंगे, समझ गए। और आयोन्स कब बनते हैं भाई, कब बनते हैं बताइए, जब कोई एटम, जैसे सिल्वर का कॉपर था ये, सॉरी सिल्वर का ये फ्यूज एलिमेंट था, तो सिल्वर का एटम भाई अगर मान लेते इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे,
Ag होता है ना शॉर्टकट में, तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया भाई तो सीधी बात है क्या हो जाए, Ag प्लस हो जाएगा ना, समझ गए। तो ये चीज नहीं होना चाहिए भाई। हाई टेम्परेचर के कारण ये मेल्ट हुआ, मेल्ट कारण आर्क लगा और आर्क के कारण और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया और टेम्परेचर और बढ़ गया तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन मेरे यहां से निकलना नहीं चाहिए, एटम से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होना चाहिए भाई। अगर ये लूज हो रहा है इसी को बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जहां पे भी हो रहा है मतलब क्या, वहां पे मेरे को पॉजिटिव आयंस देखने को मिलेंगे, और पॉजिटिव आयंस अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा बन गया तो सीधी आर्क बुझाना मुश्किल हो जाएगा भाई, समझे। तो वही लिखा है कि भाई फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होना चाहिए, या फिर सिल्वर जो है हमारा ऑक्सीडेशन नहीं होता है इसमें। जल्दी आगे बढ़ते हैं। इट डज नॉट डिटोरिएट, ठीक है, मतलब जल्दी से भाई वही है, डिटोरिएट का मतलब भाई होता ना टूटना फूटना, ठीक है, समय के साथ। आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द सिल्वर इज सो स्मॉल। देखिए एक्सपेंशन हम लोग पता भाई, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं भाई I स्क्वायर आर कारण भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, मेटल है तो हीट होने के बाद एक्सपेंशन होगा, है ना, एक्सपेंड होगा। जैसे सैगन टेंशन हम लोग पढ़ा था, तो गर्मी के समय भाई सैग बढ़ जाता ना, है ना, क्योंकि गर्मी के टाइम में टेम्परेचर बढ़ गया हम लोग का, तो भाई जो कॉपर का वायर गया हुआ है वो क्या हो जाए, फिर ACSR कंडक्टर वो मेल्ट, है ना, गर्म होकर एक्सपेंड हो जाता है, तो सैग मेरा ज्यादा हो जाता है। तो इसमें यानी सिल्वर केस में हम लोग को यहाँ पे एक्सपेंशन बहुत कम देखने को मिलता है। अब देखिए एक्सपेंशन, जैसे अगर हम लोग हीटर की बात करें भाई, जो पहले जमाने में हम लोग हीटर यूज करते थे ना, हीटर वायर भाई स्प्रिंग टाइप का जो आता था, देखिए यहाँ पे दिखाता हूं, इस तरीके का। तो इसमें होता क्या था भाई, ये देखिए इसमें होता क्या था कि बार बार जैसे अगर आपने ज्यादा इसको खींच दिया, सबसे पहले समझिए कि भाई जब नया है ना तो कुछ दिन तक चलता था, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता था, बार बार टूटने लगता था भाई, हीटर का जो कॉइल है टूटने लगता था बीच बीच में से। ऐसा क्यों होता था, तो ऐसा इसलिए होता है भाई क्योंकि बार बार हीट होने से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है इसमें, यानी लेंथ इसका बढ़ता है, और फिर जब आपने स्विच बंद किया तो भाई ठंडा होगा तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इसके कारण क्या होता है, लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है भाई। तो वही है, therefore the fuse element can carry the rated current continuously for a long time। अब क्योंकि भाई इसमें एक्सपेंशन होता नहीं है ना, हीट बढ़ने के कारण भाई एक्सपेंशन हो नहीं रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है ना ही सिकुड़ रहा है, तो सीधी सी बात है लंबे समय तक ये जल्दी टूटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी आपका हाई होता है, therefore for a given rating of fuse element the mass of silver metal, मास का मतलब सीधी सी बात है इसका कंडक्टिविटी हाई है ना, देखिए यहाँ पे अगर इसका कंडक्टिविटी हाई है भाई इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस क्या होता है आपका रो एल अपॉन एरिया, तो रो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, छोड़ देते हैं, एल अपॉन एरिया। तो भाई अगर कम रेजिस्टेंस है इसका मतलब क्या, सीधी सी बात है कम लेंथ भी यूज करेंगे, ऐसा समझिए ना भाई, आर डायरेक्टली एरिया इन लेंथ और एरिया, तो भाई अगर लेंथ ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस मेरा बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे और एरिया को अगर हम लोग कम करेंगे भाई तो रेजिस्टेंस मेरा अगेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग को रेजिस्टेंस कम से कम रखना, और आप देख रहे हैं इसका कंडक्टिविटी हाई मतलब क्या, आपका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा मतलब क्या कि भाई हम लोग को यहाँ पे पतला वायर यानी एरिया कम भी रखेंगे ना, लेस मास का मतलब क्या था, मास का मतलब भाई सीधी सी बात है एरिया से, एरिया को एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो एरिया अगर कम भी रखेंगे यानी पतला वायर भी यूज कर लेंगे भाई, फिर भी पतला वायर कारण क्या यानी एरिया कम रखने के कारण भी क्या है रेजिस्टेंस, क्योंकि कंडक्टिविटी हाई है ना तो रेजिस्टेंस आपका इसका कम ही होगा एक तरीके से। तो मास ऑफ सिल्वर का मतलब एरिया समझिए भाई, जैसे जितना मोटा आप सिल्वर यूज करेंगे भाई उतना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा ना, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है कि भाई कंडक्टिविटी हाई होने के कारण क्या है कि भाई हम लोग पतला तार भी यूज कर लेंगे तो भाई हम लोग का काम यहाँ पे चल जाएगा। क्लियर हुआ, एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल। दिस मिनिमाइजेस द प्रॉब्लम ऑफ क्लियरिंग द मास ऑफ वेपराइज्ड मटेरियल सेट फ्री फ्रॉम फ्यूज एंड अदर्स परमिट फास्ट ऑपरेटिंग स्पीड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है भाई सीधे सीधे कि क्योंकि आपने बहुत पतला वायर यूज किया हुआ है तो जब आपका फ्यूज मेल्ट होगा तो यहाँ पे आर्क लगेगा, आर्क के कारण जो भी हीट पैदा होगा यानी जो भी टेम्परेचर राइज होगा भाई, उस टेम्परेचर राइज के कारण जो भी यहाँ पे वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन मतलब क्या, या फिर कहिए जो भी आपका जो सिल्वर टेम्परेचर राइज हुआ ना भाई, टेम्परेचर राइज होने का इलेक्ट्रॉन बाहर से बाहर निकल रहा है ना भाई, टेम्परेचर राइज हो रहा है तो सीधी इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी को गेन करके क्या ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे तो अपने बैलेंस बैंड से बाहर निकल जाते हैं। तो भाई यहाँ पे क्योंकि आपने बहुत पतला वायर यूज किया हुआ है, यानी सिल्वर का जो मास है भाई, क्योंकि नंबर ऑफ जो एटम यहाँ पे सिल्वर के बहुत कम है, तो सीधी सी बात है भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे या फिर जो हम लोग का आयोनाइजेशन होगा वो भी बहुत कम होगा ना, क्योंकि सिल्वर का मास ही जो है यानी नंबर ऑफ एटम ही कम है, तो उस कारण जो हम लोग का यहाँ पे आयोनाइजेशन होगा वो भी बहुत कम होगा, है ना। तो उसके कारण हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, हम लोग का यहाँ पे आर्क को बुझाना काफी इजी हो जाएगा। और आर्क अगर जल्दी बुझ जा रहा है भाई, क्यों आर्क बुझ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आयंस है ही नहीं, क्योंकि सिल्वर का जो वेपर है, वेपर का मतलब क्या भाई, जब मेटल लिक्विड में बन जाए
और लिक्विड फिर आपका भाप में बन जाए, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू कॉम्परेटिवली लो स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है भाई, अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को अगर मान लेते हैं भाई, जैसे मान लेते 1 ग्राम वाटर है और ये रूम टेम्परेचर पर रखा हो भाई, है ना, तो रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री मान लेते हैं। तो अगर 27 डिग्री से अगर आपको 28 डिग्री पे लेके जाना है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करना, सीधी सी बात को हीट करना पड़ेगा। तो जो भी आप हीट देंगे, जो भी आप हीट दे रहे हैं भाई, जो भी कोयला जला रहे हैं, फिर जो भी लकड़ी जला रहे हैं, 27 डिग्री से 28 डिग्री टेम्परेचर को लाने के लिए, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उस हीट को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो ये सिल्वर फ्यूजिबल एलिमेंट कैन बी रेज्ड फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये सब आपका लिखा हुआ है, ये सब आप पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर वेपराइज्ड एट टेम्परेचर मच लोअर देन द वन एट विच इट्स, मतलब कहना मतलब क्या है भाई, सिल्वर जो है आपका बहुत कम टेम्परेचर पे ही वेपराइज हो जाता है। वेपराइज मतलब क्या, वेपर बन गया भाई, यानी सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस बन गया है। तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे, बहुत ही कम टेम्परेचर मतलब क्या, टेम्परेचर में बहुत कम है, उसी पे क्या हो गया, वेपर बन चुका है एक तरीके से। पढ़िए इस चीज को, वेपराइज एट अ टेम्परेचर मच लोअर देन द वन एट विच इट्स वेपर विल रीडली आयोनाइज्ड, है ना, यानी कम टेम्परेचर पे भाई एक तरीके वेपराइज हो गया। और वेपराइज हो गया इसका मतलब क्या, आयोन्स नहीं बने, क्योंकि बोल रहा है भाई कि अगर, तब इसको कैसे समझे भाई, ये सब केमिस्ट्री का लैंग्वेज है यार। देयरफॉर व्हेन एन आर्क इज फॉर्म्ड through the vaporized portion of the element, the arc path has high resistance. As a result, short circuit current is quickly interrupted. देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे भाई मान लेते हैं ये एक सिल्वर का वायर है, अभी टेम्परेचर मान लेते हैं आपका 100 डिग्री है। अब मान लेते हैं 100 डिग्री पे ही ये क्या हो गया, एक तरीके से ये ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने का मतलब क्या, यहाँ पे जो ब्रेक हो गया वो वेपर बन चुका है, ऐसे समझिए आप। और वेपर बन गया तो गैस बन चुका है ये। अब गैस तो बन चुका भाई, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं भाई, इस टेम्परेचर पे कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे, यानी यहाँ पे कभी भी आयोनाइजेशन नहीं होगा। ये कब आयोनाइजेशन होगा, यानी इसका जो वेपर बनने का जो टेम्परेचर है भाई, और जो एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकलने का जो टेम्परेचर है, दोनों का अलग अलग है भाई, ठीक है ना। ये जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका ये एक तरीके से यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हाई होता है, मान लेते हैं 200 डिग्री पे आपका एक तरीके से ये आयंस बनना स्टार्ट होगा। तो जिस टेम्परेचर पे वेपर बन रहा है वो लो टेम्परेचर होता है, और जिस टेम्परेचर पे भाई ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, यानी आयंस बन रहे हैं, वो टेम्परेचर का हाई होता है। तो इसको आप पढ़िए, लिखा ना, सिल्वर वेपराइजेस एट अ टेम्परेचर मच लोअर देन द वन एट विच इट्स वेपर, इसका जो वेपर है भाई, इट्स वेपर विल रीडली मतलब आसानी से, ठीक है, आयोनाइज, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू जो वेपराइज टेम्परेचर है उसके मुकाबले, ठीक है। अब क्योंकि भाई इस टेम्परेचर पे यानी 100 डिग्री पे भाई ये एक तरीके से टूट गया है और यहाँ पे वेपर बन चुका है, लेकिन यहाँ पे आयोन्स तो नहीं आए ना भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे कोई भी आयोन्स है नहीं, तो या फिर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं भाई। इसका मतलब क्या, इधर जो है आर्क के लिए जो रेजिस्टेंस होगा काफी हाई होगा, समझ गए, जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा ये काफी हाई होगा, और आर्क रेजिस्टेंस काफी हाई है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे को आर्क को इंटरप्ट करना भाई काफी ईजी हो जाएगा, ठीक है, इजीली हम लोग इसको इंटरप्ट कर सकते हैं, इंटरप्टेड, ठीक है। तो यही चीज आपका यहाँ पे लिखा गया भाई, पढ़िए। When an arc is formed through the vaporized portion of the element, the arc path has a high resistance. क्यों? क्योंकि भाई इस टेम्परेचर पे जो सिल्वर का वेपराइज्ड है ना एटम है, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता ही नहीं, यानी आयोनाइजेशन होता ही नहीं यहाँ पे, इसलिए एज अ रिजल्ट शॉर्ट सर्किट करंट इज इंटरप्टेड क्विकली। या फिर कहिए भाई जो आर्क लगा हुआ है उसको हम लोग इजिली इंटरप्ट कर देंगे, और आर्क इंटरप्ट हो गया इसका मतलब क्या कि भाई आपका फॉल्ट करंट एक तरीके से खत्म हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा सेशन भाई आपका कंप्लीट हो चुका है, ये हम लोग का फ्यूज था, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें एक चीज और समझना भाई, हम लोग को एक चीज और समझना है, यहाँ पे एक डेरिवेशन दिया हुआ था, इसको भी कर ही लेते हैं हम लोग। देखिए, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फ्यूज एलिमेंट, तो हम लोग को पता भाई क्या लिखा है, द करंट कैरिंग
द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फ्यूज एलिमेंट मेनली डिपेंड्स ऑन द मेटल, यानी किस टाइप का मेटल यूज कर रहे हो वो। और हम लोगों ने भी देखा भाई डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, है ना। तो उसके हिसाब से आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा एंड इज अफेक्टेड ऑल्सो बाय लेंथ। सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस की बात हो रही भाई, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, लेंथ पे, एरिया पे, ठीक है। और रो मतलब क्या, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, समझ गए। तो सीधी सी बात है यार। और हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में भी कह सकते हैं कि भाई जैसे हम लोग का फ्यूज मेल्ट होगा तो दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ पे जो गैपिंग है ना, कितना गैपिंग जितना होगा उसके हिसाब से हम लोग को लेंथ लगाना पड़ेगा ना फ्यूज एलिमेंट का। अगर गैपिंग ज़्यादा भाई तो हम लोग को फ्यूज एलिमेंट का लेंथ बड़ा करना पड़ेगा, समझ गए। तो टोटली डिपेंड करता है भाई कि ये फ्यूज किस वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है। जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा आपको लेंथ उतना ही ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मतलब क्या कि भाई जब ये फ्यूज मेल्ट हो तो उस समय आर्क ना लगे, उसके कारण क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ गया इसका मतलब क्या है भाई, आपको फ्यूज वायर का लेंथ बड़ा रखना पड़ेगा। डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, तो फ्यूज वायर जब मेल्ट होगा उस समय इसमें कभी भी आर्क नहीं लगेगा। फिर लगेगा भी तो भाई उसको हम लोग बुझा सकते हैं ईजिली। तो वही यहाँ पे लिखा हो भाई, और इसके हिसाब से भी है ना, इसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं भाई लेंथ, एरिया और मटेरियल पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ सरफेस एंड द सराउंडिंग ऑफ द फ्यूज, यानी इस पर भी डिपेंड करता है ना, सरफेस कैसा है और आसपास में क्या है भाई, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं। व्हेन द फ्यूज एलिमेंट अटेन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या है मतलब, ये मतलब भाई एकदम हेल्दी कंडीशन। हेल्दी कंडीशन मतलब क्या, हेल्दी कंडीशन मतलब भाई जैसे जो भी आपका रेटेड करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और रेटेड करंट फ्लो होने का कारण मतलब जो भी आपका हीट पैदा हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो ये जो हीट पैदा हो रहा है इस फ्यूज एलिमेंट के अंदर, उतना ही हीट क्या हो रहा है, बाहर डिसिपेट हो जा रहा है। तभी तो भाई इस फ्यूज एलिमेंट का जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रह रहा है, ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। तो उसको हम लोग स्टेडी स्टेट कंडीशन बोल रहे हैं भाई, यानी जितना हीट इसमें जनरेट हो रहा है उतना ही आपका नेचर में डिसिपेट हो जा रहा है। तो वही चीज लिखा, व्हेन द फ्यूज एलिमेंट अटेन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, इट मीन्स जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू हीट लॉस्ट पर सेकेंड। अब हीट जो भाई नेचर में डिसिपेट हो रहा है वो 3 मेथड से हो रहा होगा। कंडक्शन कारण हो सकता है, कॉन्वेक्शन कारण हो सकता है, रेडिएशन। अब बोले कंडक्शन कहाँ होगा, तो भाई कंडक्शन होता है आपका HRC फ्यूज में, क्योंकि पाउडर का जो कांटेक्ट होता है हमेशा बना हो रहा था फ्यूजिंग एलिमेंट से भाई, ठीक है। कॉन्वेक्शन से भी हो रहा है, रेडिएशन से भी हो रहा है ना, तीनों तरीके से आपका हो रहा है। तो ये हम लोग का कब है, ये इक्वेशन कब बनेगा, हीट प्रोड्यूस पर सेकंड मस्ट बी इक्वल टू हीट लॉस पर सेकंड कब होगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन में होगा। यानी जितना हीट पैदा हो रहा है उतना ही आपका हीट बाहर निकल जा रहा है। और हीट प्रोड्यूस पर सेकंड मतलब क्या, पर सेकंड मतलब क्या भाई यहाँ पे पर सेकंड तो 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड लिखना वो मतलब नहीं ना। तो हीट क्या होता है, I स्क्वायर आर होता है, मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट लॉस्ट पर सेकंड। तो कुछ कांस्टेंट यहाँ पे कर दिया, कुछ कांस्टेंट भाई कुछ होगा के, है ना, इनटू इफेक्टिव सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो भी है ना, कि भाई जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हीट जल्दी निकलेगा ना। क्लियर हुआ। तो ये हीट लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, उसको लिख दिया, कुछ कांस्टेंट होगा और इफेक्टिव एरिया, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं भाई कंडेंसर कहाँ, थर्मल पावर प्लांट में, जो भी आपका जो सुपर सैचुरेटेड स्टीम हम लोग डालते हैं टरबाइन पे, टरबाइन घूमने के बाद आपका जो भी स्टीम बच गया भाई, है ना, वो कहाँ जाता है, कंडेंसर में भेजते हैं ना, कूलिंग टावर में जाता है। तो कूलिंग टावर में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पाइप होते हैं भाई, है ना, इस तरीके के। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का, आप समझिए इस तरीके का होता है आपका, है ना। इसके अंदर हम लोग ठंडा पानी भेजते हैं, इसके अंदर ठंडा पानी का पाइप ठंडा, ऊपर से क्या होता है, स्टीम आता है, ठीक है, गर्म स्टीम आता है, इसमें आपके फिन्स भी लगे होते हैं। फिन्स क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि ऊपर से जो स्टीम है वो ज़्यादा इस पर चिपक सके, ठीक है। तो ठंडा करने का यहाँ पे होता है मेथड। तो वही चीज़ है कि भाई सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी आपका हीट डिसिपेट होगा। अब देखिए हम लोगों को पता है आर जो होता है रो एल अपॉन एरिया होता है, तो आर की जगह पुट कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट वैसे रन दिया, और सरफेस एरिया मतलब क्या भाई, लेंथ इनटू, और क्योंकि फ्यूजिंग एलिमेंट की बात हो रही है ना, फ्यूज वायर का जो होता है आपका डायमीटर होगा कुछ, है ना, सर्कुलर ही तो होता है ना भाई, समझिए। तो डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर इनटू लेंथ कर दिया, मतलब एरिया को इस तरीके से ओपन करके लिखा गया। तो यहाँ से आपका जो डी होगा, है ना, डी मतलब है डायमीटर ऑफ फ्यूज एलिमेंट, एल जो है लेंथ ऑफ फ्यूज एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे
ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोगों ने पुट किया, एरिया इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन भाई इसको अगर डी के टर्म में लेना d/2 होता है ना, r इक्वल टू d/2 होता है, यहाँ पे पुट किया पाई आर का क्या लिख देंगे d/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका पाई d का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, वही चीज़ लिखा यहाँ पे पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। बाकी तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। तो यहाँ से भाई आपका आई स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर भेज दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये अपने आप कॉन्स्टेंट पाई/4 कॉन्स्टेंट है भाई, और मतलब ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, सबको कांस्टेंट ये सिर्फ डायमीटर के हिसाब से लगा दिया है। ओके, तो एक डायमीटर था, उधर जाएगा तो भाई एक और डायमीटर है, नहीं 3 डायमीटर हो जाएंगे, बाकी जो है कांस्टेंट मान लिया है। तो यहाँ से आप देखिए जो करंट है ना, आई स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d⁻³ पे, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज लॉ। तो ये बस याद रखना है फ्यूज लॉ क्या होता है, आई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू d⁻3, डी जहाँ पे मेरा डायमीटर है। इसी बेसिस पे आपका एक क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो फिर हम लोग अब एमसीक्यू जब करेंगे वहाँ पे इसको कवर करेंगे, मे बी ये क्वेश्चन डाला हुआ हो वहाँ पे।